नमस्ते विद्यार्थियों, मैं राहुल चौधरी। मैया पाठशाला पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। प्रिय विद्यार्थियों, अपन राजस्थान पॉलिटी में राजस्थान हाई कोर्ट, राजस्थान उच्च न्यायालय टॉपिक पर अध्ययन कर रहे थे और इसी क्रम में आज आगे बढ़ते हुए कंटिन्यू कर रहे हैं। मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को पढ़ाया था हाई कोर्ट के आर्टिकल्स के बारे में। मैं आपको पुनः रिपीट कर देता हूँ। 214 में राज्य में एक हाई कोर्ट होगा, इसका प्रोविज़न किया गया है कि राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा, इसका प्रोविज़न 214 में किया गया है। 215 में हाई कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय होगा, इसका प्रोविज़न है। 216 में हाई कोर्ट के गठन और संरचना के बारे में बताया गया है, जबकि 217 क्लोज 1 में हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में अपन ने बात की थी। आज इसी क्रम को आगे बढ़ते हुए 217(1) अपन ने पढ़ लिया था, अब पढ़ेंगे 217 क्लोज 2। आर्टिकल आज अपना है 217 क्लोज 2। 217(1) अपन ने पढ़ लिया था, आज अपन 217(2) पढ़ रहे हैं। अब देखिए इस आर्टिकल में क्या लिखा है। इस आर्टिकल में लिखा है हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की योग्यता। हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की योग्यता का उल्लेख है कि हाई कोर्ट का न्यायाधीश बनने की क्या योग्यता है। हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की योग्यता का उल्लेख है। तो आपसे पूछा जाता है हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की योग्यताओं का उल्लेख किस आर्टिकल में मिलता है, तब आपका आंसर होगा 217(2) में। अब इसको थोड़ा समझ लेते हैं कि इनकी योग्यता क्या क्या है। हाई कोर्ट का न्यायाधीश बनने के लिए किन योग्यताओं की आवश्यकता होती है, कौन कौन सी योग्यताएं हैं, तो मैं आपको बता देता हूं। हाई कोर्ट का न्यायाधीश बनने के लिए 2 योग्यताओं का होना आवश्यक है। एक तो भारत का क्या होना चाहिए, बताओ, नागरिक हो, भारत का नागरिक हो। दूसरा 10/10 क्या है ये 10/10, मैं समझा देता हूं। हाई कोर्ट का न्यायाधीश बनने के लिए किसी भी भारत में 25 हाई कोर्ट है, किसी भी हाई कोर्ट का न्यायाधीश बनने के लिए 2 योग्यताओं का होना आवश्यक है। पहला, वह भारत का नागरिक हो। दूसरा आपसे पूछेंगे लगातार 10 वर्ष तक वकालत का अनुभव है। भारत के किसी भी न्यायालय में उसे लगातार 10 वर्ष तक वकालत का अनुभव है, ठीक है। यदि यह नहीं है तो भी काम चल जाएगा। यदि यह नहीं है तो एक और योग्यता है जो हो सकती है, ठीक है, वो है कि लगातार 10 वर्ष तक या कम से कम 10 वर्ष तक, ठीक है, भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी न्यायालय में न्यायिक पद पर रहा हो। यानी वो 10 वर्ष तक, कम से कम 10 वर्ष तक आपको न्यायिक अधिकारी के रूप में या न्यायाधीश के रूप में रहा है भारत के किसी भी राज्य के आपको था न्यायालय में, ठीक है। राज्य में क्या हो सकता है, राज्य में जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होता है, अधीनस्थ न्यायालय होता है, वहां पर वो न्यायिक पद के रूप में रहा है या न्यायाधीश के रूप में रहा है। क्लियर सी बात कहें तो 2 योग्यताओं का होना आवश्यक है, ठीक है। भारत का नागरिक होना आवश्यक है, कंपलसरी है। दूसरा 10 और 10, या तो 10 वर्ष तक वकालत का अनुभव है या 10 वर्ष तक न्यायिक पद पर आ, दोनों में से कोई एक होना आवश्यक है, दोनों की आवश्यकता नहीं है। तो चेक कर लेते हैं कि हाई कोर्ट का न्यायाधीश बनने के लिए कौन कौन सी योग्यताओं का होना आवश्यक है। तो मैंने कहा हाई कोर्ट का न्यायाधीश बनने के लिए 2 योग्यताओं का होना आवश्यक है। योग्यता की बात कर रहे हैं कि हाई कोर्ट का न्यायाधीश बनने के लिए कौन कौन सी योग्यता होनी चाहिए। तो पहली योग्यता है वह भारत का नागरिक हो, वह भारत का नागरिक हो। और दूसरी जो आपकी योग्यता है, दूसरी योग्यता लगातार 10 वर्ष तक भारत के किसी भी न्यायालय में, लगातार 10 वर्ष तक भारत के किसी भी न्यायालय में अधिवक्ता रहा हो, एडवोकेट रहा हो, यानी उसे 10 वर्ष तक वकालत का अनुभव होना बहुत जरूरी है। यानी वो वकील रहा हो, एडवोकेट रहा हो, या अपन कह सकते हैं उसे वकालत का अनुभव होना जरूरी है। यदि मान लीजिए किसी को वकालत का अनुभव नहीं है, 10 वर्ष तक वकालत का अनुभव नहीं है, तो क्या उसे हाईकोर्ट का न्यायाधीश नहीं बनाया जा सकता या बनाया जा सकता है? बिल्कुल बनाया जा सकता है। यदि उसके पास वकालत का अनुभव नहीं है तो एक और योग्यता हो सकती है, और वो योग्यता क्या है वो चेक कर लेते हैं। उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है और या अथवा, या और लगा लीजिए, ये कंपलसरी है, ये तो कंपलसरी है। अब मैं दूसरा नंबर ही लिख रहा हूं क्योंकि इन दोनों में से कोई एक चाहिए, इसलिए मैंने क्या लगा दिया और। यदि उसे अधिवक्ता नहीं है, वकालत का अनुभव नहीं है 10 वर्ष तक, तो भी काम चल जाएगा। तो क्या होना चाहिए, भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी न्यायालय में, भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष तक
न्यायिक पद पर रहा हो, न्यायिक पद पर रहा हो, न्यायिक पद पर रहा हो, न्यायिक पद पर रहा हो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब समझ लीजिए, यदि उसे वकालत का अनुभव नहीं है, वकालत का अनुभव नहीं है 10 वर्ष तक, तो वो भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र, भारत का राज्य क्षेत्र का भारत में राज्य है, और जो राज्य है, राज्य में जो आपको होता है कोर्ट होता है। मैंने कहा हाई कोर्ट का न्यायाधीश बनना है तो हाई कोर्ट राज्य का सबसे बड़ा कोर्ट होता है, शीर्ष न्यायालय होता है। तो हाई कोर्ट के नीचे होते हैं अधीनस्थ न्यायालय, जिन्हें अपन बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो अधीनस्थ न्यायालय में यदि उसे कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद पर आओ, न्यायाधीश के पद पर आओ, तो वो अधीनस्थ न्यायालय से कहां बन सकता है? हाई कोर्ट का न्यायाधीश बन सकता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से कहां आ सकता है? वो हाई कोर्ट में आ सकता है प्रमोशन होकर। लेकिन शर्त क्या है? 10 वर्ष तक उसे न्यायिक पद या न्यायाधीश का क्या रहा हो, बताओ, अनुभव रहा हो। 10 वर्ष तक उसने न्यायिक पद पर सेवा दी। कितने वर्ष तक? 10 वर्ष तक वो न्यायिक पद पर रहा हो। किस पद पर है बताओ? न्यायिक पद पर रहा हो। क्लियर हो गया? इन दोनों में से कोई एक होनी चाहिए, इन दोनों में से क्या होनी चाहिए? कोई एक होना आवश्यक है। या तो 10 वर्ष तक वकालत का अनुभव है, या 10 वर्ष तक वो न्यायिक पद पर आए, दोनों में से कोई एक होनी चाहिए। तो ये दोनों में से कोई एक होनी चाहिए, और एक ये कंपलसरी है कि वो भारत का नागरिक होनी चाहिए। तो बताओ, एक और एक, दो। तो बताओ, हाईकोर्ट का न्यायाधीश बनने के लिए कितनी योग्यताओं का होना आवश्यक है? 3 योग्यता नहीं, केवल 2 योग्यताओं का होना आवश्यक है। या तो भारत का नागरिक हो, या वो 10 वर्ष तक वकालत का अनुभव हो। यदि ये नहीं है तो भारत का नागरिक हो या 10 वर्ष तक न्यायिक पद पर आओ। ठीक है, इनमें से कोई सी भी योग्यता का होना आवश्यक है। क्लियर हो गया? अब यहां पे जो गलती करवाते हैं वो ये करवाते हैं, जो आपसे पूछा जाता है कि बताओ हाईकोर्ट का न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। जैसे आपसे पूछेंगे प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए बताओ? 25 वर्ष चाहिए। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए, तो राष्ट्रपति बनने के लिए जो न्यूनतम आयु चाहिए वो कितनी चाहिए बताओ? आपसे पूछे 35 वर्ष चाहिए। उपराष्ट्रपति बनने के लिए भी कितनी? 35 वर्ष। राज्यपाल बनने के लिए भी कितनी? 35 वर्ष। लेकिन आपसे पूछेंगे हाईकोर्ट का न्यायाधीश बनने के लिए, हाईकोर्ट का न्यायाधीश बनने के लिए कितनी न्यूनतम आयु की आवश्यकता है, तो न्यूनतम आयु का प्रावधान नहीं है, न्यूनतम आयु का प्रावधान नहीं है। ये चीज आप क्लियर कर लें। वहां स्टेटमेंट देख के गलती करवा सकते हैं कि हाईकोर्ट का न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु 45 वर्ष होना आवश्यक है। तो हाईकोर्ट का न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु का कोई प्रोविजन नहीं है। एक चीज तो ये क्लियर हो जाए। दूसरा आपका जो फैक्ट है, जो आपसे पूछा जा सकता है, वो क्लियर होना बहुत जरूरी है। देखिए, आपसे कोई पूछ ले सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने के लिए योग्यता क्या चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने के लिए नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, और 5/10, 5/10, ठीक है, और इसी में ऑब्लिक पारंगत विधिवेता, पारंगत विधिवेता, पारंगत विधिवेता। ठीक है, तो आपसे पूछेंगे सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने के लिए भी 2 योग्यताओं का होना आवश्यक है। 2 कौन सी? पहले तो भारत का क्या होना चाहिए? नागरिक होना चाहिए, और इन तीनों में से कोई एक होनी चाहिए, इसलिए मैंने ऑब्लिक लगा के लिखा है। इन तीनों में से कोई एक। कैसे? कि बताओ, वो किसी भी उच्च न्यायालय में 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा है। यदि किसी भी उच्च न्यायालय यानी हाईकोर्ट में यदि 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा है तो वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। दूसरा, 10 वर्ष तक उसे वकालत का अनुभव है, 10 वर्ष तक उसे वकालत का अनुभव है, ये होनी चाहिए। और ये भी नहीं है तो वो राष्ट्रपति की नजर में पारंगत विधिवेता होना चाहिए, राष्ट्रपति की नजर में पारंगत विधिवेता होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने के लिए, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने के लिए आपको कौन कौन सी योग्यता होनी चाहिए? 2 योग्यताओं का आवश्यक है। पहले भारत का नागरिक होना चाहिए, ये कंपलसरी है। उसके बाद इन तीनों में से कोई एक होनी चाहिए, या तो वो 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा है, या 10 वर्ष तक वकालत का अनुभव है, या राष्ट्रपति की नजर में पारंगत विधिवेता है। अब मैं चेक कर लेता हूं हाईकोर्ट वाले, इनको मैं तुलना करवा देता हूं। तो हाईकोर्ट का न्यायाधीश बनने के लिए नागरिक होना आवश्यक है, बिल्कुल आपको तो भारत का नागरिक होना आवश्यक है। दूसरा, यहां पे 10/10 है, 10 वर्ष तक उसे वकालत का अनुभव है। ठीक है, और 10 वर्ष तक न्यायाधीश रहा है। यहां देखो 10 वर्ष तक वकालत, तो यहां भी 10 वर्ष तक वकालत, यहां 5 वर्ष तक न्यायाधीश, तो यहां 10 वर्ष तक आपको न्यायाधीश। ठीक है, लेकिन यहां पे पारंगत वाली बात नहीं है, यहां और भी है, राष्ट्रपति की नजर में पारंगत विधिवेता होना चाहिए, और हाईकोर्ट का न्यायाधीश बनने के लिए राष्ट्रपति की नजर में पारंगत विधिवेता होना चाहिए। इस प्रकार की योग्यता का उल्लेख नहीं है। अब आपकी गलती कहां से करवाते हैं? अब आपसे पूछते हैं कि हाईकोर्ट का न्यायाधीश बनने के लिए कौन सी योग्यताओं का होना आवश्यक है। ठीक है, पहला यह भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, आपसे पूछेंगे 10 वर्ष तक वकालत का अनुभव हो। तीसरा, 10 वर्ष तक न्यायिक अधिकारी के या न्यायिक पद पर आओ। और चौथा, राष्ट्रपति की नजर में पारंगत विधिवेता होना चाहिए। तो राष्ट्रपति की नजर में पारंगत विधिवेता होना चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने की योग्यता में है, हाईकोर्ट का न्यायाधीश बनने की योग्यता में ये शामिल नहीं है। तो ये गलती करवा सकते हैं आपसे। ठीक है, इस प्रकार का स्टेटमेंट देखे कि हाईकोर्ट का न्यायाधीश, तो हाईकोर्ट का न्यायाधीश बनने के लिए नागरिक होना चाहिए, 10/10 चाहिए। ठीक है, पारंगत वाली विधिवेता, पारंगत विधिवेता वाला प्रोविजन हाईकोर्ट वाले न्यायाधीशों में नहीं है। इतनी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। तो आपसे पूछेंगे, एक तो न्यूनतम आयु का कोई प्रोविजन नहीं है, गलती करवा सकते हैं। दूसरा, आपसे पूछा जाता है
क्या हाईकोर्ट का न्यायाधीश बनने के लिए राष्ट्रपति की नजर में पारंगत विधिवेता होना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए, इस प्रकार की योग्यता का उल्लेख भी नहीं है। ठीक है, वहां आपको 5/10 और पारंगत है, यहां 10/10 है, 10/10 है। अब आपको चीजें समझ में आ गई होगी। 10/10 का मतलब होता है या तो 10 वर्ष तक वकालत का अनुभव या 10 वर्ष तक आपको न्यायिक पद पर रहा हो। क्लियर हो गया? पारंगत वाली योग्यता के यहां उल्लेख नहीं है। ये चीज आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना जरूरी है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो हमने बात कर ली योग्यता की। अब नेक्स्ट आर्टिकल जो चेक करते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल 217 क्लोज थर्ड, 217 क्लोज थर्ड। अब देखिए हमने 217(1) में पढ़ा, 217 क्लोज 1, 217 क्लोज 1 में आपने देखा था नियुक्ति के बारे में, और आपको पता है हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है कोलिजियम की सिफारिश पे। 217(2) में क्या देखा? तो 217(2) में अभी हमने देखा था योग्यता का उल्लेख देखा था। अब पढ़ रहे हैं 217 क्लोज थर्ड। 217 क्लोज थर्ड में क्या बताओ? सेवानिवृत्ति की आयु, हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु। तो हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की रिटायरमेंट की एज क्या है, सेवानिवृत्ति की आयु क्या है, इसके बारे में यहां पर प्रोविजन है। अब देखिए क्लियर समझ लीजिए, यहां पे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु होती है, हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु होती है 565, 562, 662, 570 या नोटा। हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु होती है। अधिकांश लोग आपको होता है ऑप्शन किस पे जाते हैं, या तो आपको होता है 562 पे जाते हैं या 662 पे जाते हैं। ठीक है, उनको 62 याद रहता है। क्या याद रहता है बताओ? 62 याद रहता है। दोस्तों मैं बता दूं ये है क्या, ये तो होता है कार्यकाल। ये तो क्या होता है बताओ? कार्यकाल, 5 वर्ष का कार्यकाल, और ये 62 वर्ष की सेवानिवृत्ति की आयु, 62 वर्ष की सेवानिवृत्ति की आयु। यदि ऐसा उदाहरण आता है तो इसका मतलब क्या होता है? मतलब समझा रहा हूं, ये जो इधर लिखा होता है ना, ये तो होता है कार्यकाल कि 5 वर्ष का कार्यकाल, इधर जो लिखा होता है ना वो सेवानिवृत्ति की आयु लिखा होती है। लेकिन मैं आपको बता दूं हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की कार्यकाल नहीं होता, हाईकोर्ट के न्यायाधीशों का कार्यकाल नहीं होता। ये गलती करवा देते हैं आपसे, हाईकोर्ट के न्यायाधीशों का कार्यकाल नहीं होता, कोई भी कार्यकाल नहीं होता। उनकी केवल क्या होती है? सेवानिवृत्ति की आयु होती है। और कितनी होती है बताओ? 62 वर्ष होती है। तो आपसे कोई पूछ ले हाईकोर्ट के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना होता है, तो हाईकोर्ट के न्यायाधीशों का कोई कार्यकाल नहीं होता। जब तक वो 62 वर्ष तक नहीं हो जाते तब तक रिटायर्ड नहीं होते। ठीक है, यदि कोई 56 साल में हाईकोर्ट का न्यायाधीश बन गया तो जब तक वो 62 वर्ष का नहीं होगा तब तक वो रिटायरमेंट नहीं होगा। तो हाईकोर्ट के न्यायाधीशों का कार्यकाल फिक्स नहीं होता कि 5 साल होगा, 6 साल होगा, 7 साल होगा। तो इस प्रकार कभी ऑप्शन में दे दे 562, 662, तो ये आप समझ जाइए 5 और 6 नहीं होता, यानी इनका कार्यकाल नहीं होता। इनकी केवल सेवानिवृत्ति की क्या होती है? आयु होती है। तो आपसे कोई पूछ ले कि बताओ इनकी सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है, तो हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? 62 वर्ष होती है। भले ही वो मुख्य न्यायाधीश हो या अन्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश हो या अन्य न्यायाधीश, आपको पता है दोनों की सेवानिवृत्ति की आयु समान ही होती है। कितनी होती है बताओ? 62 वर्ष होती है। तो आपसे पूछेंगे हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश हो या अन्य न्यायाधीश, उनकी सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है बताओ? 62 वर्ष होती है। कितनी होती है? 62 वर्ष होती है। आपको बता दें आरएस प्री में पूछा गया था, पहले इनकी सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती थी? 60 वर्ष होती थी। वर्तमान में कितनी होती है बताओ? 62 वर्ष होती है। वर्तमान में कितनी होती है बताओ? 62 वर्ष होती है। तो बताओ 60 से बढ़ा के जो 62 किया गया वो किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया? ये क्वेश्चन आरएस प्री में पूछा गया। तो एक संशोधन हुआ 15वां संविधान संशोधन। कौन सा बताओ? 15वां संविधान संशोधन। और ये कब हुआ था? 1963 में। 15वां संविधान संशोधन 1963 में हुआ। इसके तहत हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 से बढ़ा के कितनी कर दी? 62 वर्ष कर दी। और आज भी कितनी है बताओ? 62 वर्ष है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है पहले हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती थी? 60 वर्ष होती थी। और आज वर्तमान में कितनी होती है? 62 होती है। तो 60 से बढ़ा के जो 62 की गई वो किस संविधान संशोधन के द्वारा की गई? तब आपका आंसर क्या होगा? 15वें संविधान संशोधन 1963 के द्वारा की गई थी। ठीक है, तो ये क्लियर होना चाहिए। और अभी सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है बताओ? 62 वर्ष होती है। मुख्य न्यायाधीश हो या अन्य न्यायाधीश हाईकोर्ट का, दोनों की सेवानिवृत्ति की आयु समान ही होती है। ऐसा गलती से मत कर देना कि मुख्य की 65 और अन्य की 62। नहीं, मुख्य हो या अन्य दोनों हाईकोर्ट के न्यायाधीश होते हैं, उनकी सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? 62 वर्ष होती है। कितनी होती है? 62 वर्ष होती है। यह आपका पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर होना जरूरी है। अब आपसे पूछा जाता है कि बताओ इनकी सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष होती है। ठीक है, यहां से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मैंने अभी बताया था कि हाईकोर्ट के न्यायाधीशों का कार्यकाल नहीं होता, हाईकोर्ट के न्यायाधीशों का कार्यकाल नहीं होता। कार्यकाल का मतलब है कि जैसे लिखा होता 5 वर्ष, 6 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, ये जो कार्यकाल होता है ये नहीं होता है। केवल इनकी क्या होती है बताओ? सेवानिवृत्ति की आयु होती है। और सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है बताओ? जिस ऑप्शन में आ गया 62, 65, 63, 60, तो राइट आंसर क्या होगा? 62 होता है। तो जब कभी भी ऐसा आ जाए 5 62 तो ये गलत कर देना।
केवल इनकी सेवानिवृत्ति की आयु होती है, इनका कार्यकाल नहीं होता है। ठीक है, क्लियर क्या होगा? आपने चुनाव आयोग में पढ़ा होगा कई बार। ठीक है, 5/65, 6/62 इस प्रकार के क्वेश्चन आपने पढ़े होंगे। तो ये आप ध्यान रखें कि हाईकोर्ट के न्यायाधीशों का कार्यकाल नहीं होता, केवल इनकी रिटायरमेंट की क्या होती है, एज होती है। जब तक वो 62 वर्ष तक आपको पता नहीं होते, तब तक वो कितने साल तक पद पर रह सकते हैं। इन 5 साल, 6 साल, 4 साल, 3 साल, 2 साल, इनका कार्यकाल कोई निश्चित नहीं होता। शायद आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहां पे एक और प्रोविजन आपको समझना है कि बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है जो आपको जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, जो एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। ठीक है, अब देखिए हाईकोर्ट के न्यायाधीश का पद रिक्त कैसे हो सकता है? हाईकोर्ट के न्यायाधीशों का पद रिक्त कैसे हो सकता है? जैसे राजस्थान हाईकोर्ट है, तो राजस्थान हाईकोर्ट में भले वो मुख्य न्यायाधीश हो या अन्य न्यायाधीश, उनका पद कैसे कैसे रिक्त हो सकता है, पद कैसे खाली हो सकता है? पहला, वो त्यागपत्र दे दें। क्या दे दें बताओ? यदि वो त्यागपत्र दे देंगे तो उनका पद क्या हो जाएगा बताओ? रिक्त हो जाएगा। तो यहां से बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि बताओ ये त्यागपत्र देते किसे हैं? तब आपका आंसर होगा राष्ट्रपति को देते हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, किसको देते हैं बताओ? राष्ट्रपति को। हाईकोर्ट का भले वो मुख्य न्यायाधीश हो या अन्य न्यायाधीश, दोनों अपने त्यागपत्र किसे देते हैं? राष्ट्रपति को। मैंने पहले ही समझाया था, हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति, न्यायाधीश जब मैं बोलता हूं तो उसमें मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश सभी प्रकार के न्यायाधीश आते हैं। तो हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता कौन है? राष्ट्रपति करता है। जब नियुक्ति राष्ट्रपति करता है तो त्यागपत्र भी किसे देंगे बताओ? राष्ट्रपति को देंगे। तो क्लियर हो गया होगा। आपसे कोई पूछ ले हाईकोर्ट के न्यायाधीश अपने त्यागपत्र किसे देते हैं, तो अपने त्यागपत्र किसे देते हैं? राष्ट्रपति को देते हैं। भले वो मुख्य न्यायाधीश हो या अन्य न्यायाधीश, अपने त्यागपत्र किसे देते हैं बताओ? राष्ट्रपति को देते हैं। किसको देते हैं बताओ? राष्ट्रपति को देते हैं। और कैसे पद खाली हो सकता है? और जो आपको होता है हाईकोर्ट के न्यायाधीशों का पद कैसे खाली हो सकता है? जब उनका ट्रांसफर हो जाए, स्थानांतरण हो जाए। जब उनका क्या हो जाए बताओ? स्थानांतरण हो जाए। हाईकोर्ट के न्यायाधीश, राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश का ट्रांसफर यदि मान लीजिए गुजरात हाईकोर्ट हो गया, राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश का ट्रांसफर गुजरात हाईकोर्ट हो गया, तो बताओ राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश का पद क्या हो गया? रिक्त हो गया। राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अभी जो इंद्रजीत मोहंती है, मान लीजिए इनका ट्रांसफर सुप्रीम कोर्ट में हो गया, तो राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का पद क्या हो जाएगा? रिक्त हो जाएगा। तो पद रिक्त कैसे कैसे हो सकता है? एक तो वो त्यागपत्र दे दे, दूसरा उनका ट्रांसफर हो जाए, तो ट्रांसफर होने पे भी उसका पद रिक्त हो सकता है। जैसे राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का भी ट्रांसफर हो जाए तो उनका पद क्या हो जाएगा बताओ? रिक्त हो जाएगा। तो आपसे पूछे हाईकोर्ट के न्यायाधीश का जो ट्रांसफर होता है, वो ट्रांसफर भी कौन करता है बताओ? राष्ट्रपति करता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कॉलेजियम की सिफारिश पे। किसकी सिफारिश पे बताओ? कॉलेजियम की सिफारिश पे। लेकिन करता कौन है बताओ? राष्ट्रपति करता है। तो हाईकोर्ट के न्यायाधीशों का ट्रांसफर भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, कॉलेजियम की सिफारिश पे करता है। और ट्रांसफर का उल्लेख किस आर्टिकल में? 222 में। दो बार ट्रांसफर होता है, दो बार ट्रांसफर होता रहता है। तो दो जब भी आ जाए, दो तो आप समझ लीजिए ट्रांसफर होता है। ठीक है, तो आपसे कोई पूछ ले कि हाईकोर्ट के न्यायाधीशों का ट्रांसफर होने पे भी उनका पद रिक्त हो सकता है, और ट्रांसफर करता कौन है? राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति, कॉलेजियम की सिफारिश पे। इसी प्रकार एक और फैक्ट है जो आपको जानना बहुत जरूरी है। पद कैसे रिक्त हो सकता है? मृत्यु होने पे हो सकता है, तो वो तो आपको जाहिर सी बात है। लेकिन मृत्यु होने के अलावा और कैसे हो सकता है? वो त्यागपत्र देके भी अपना पद रिक्त कर सकते हैं, या उनका कहीं ट्रांसफर हो जाए, दूसरे हाईकोर्ट में हो जाए या सुप्रीम कोर्ट में हो जाए, तो भी आपको पता है उनका पद क्या हो सकता है? रिक्त हो सकता है। एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपको जानना बहुत जरूरी है, जो एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, वो फैक्ट क्या है? की नोट लगा के मैं लिख रहा हूं। यदि आपको होता है किसी हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की आपको आयु के बारे में यदि कोई विवाद हो जाए, हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की आयु के बारे में कोई प्रश्न उठता है, हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की आयु के संबंध में कोई प्रश्न उठता है, आयु के संबंध में प्रश्न उठता है या विवाद होता है, प्रश्न उठता है। यदि किसी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हो या अन्य न्यायाधीश, हाईकोर्ट के न्यायाधीश की आयु के संबंध में प्रश्न उठता है, यदि आयु के संबंध में प्रश्न उठता है तो उसका निर्णय कौन करेगा? मान लीजिए किसी हाईकोर्ट के जो न्यायाधीश है उनकी आयु को लेकर विवाद हो गया, ठीक है, तो बताओ आयु संबंधी जो विवाद हो गया उसका अंतिम निर्णय कौन करता है? तो उसका अंतिम निर्णय कौन करता है बताओ? राष्ट्रपति करता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है, नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ट्रांसफर भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। त्यागपत्र भी किसे देते हैं? राष्ट्रपति को देते हैं। ठीक है, और आयु संबंधी कोई विवाद हो जाए तो उसका अंतिम निर्णय भी कौन करता है बताओ? राष्ट्रपति करते हैं। क्या राष्ट्रपति संवेग से करते हैं? अंतिम निर्णय राष्ट्रपति करते हैं। क्या संवेग से करते हैं? नहीं। बताओ, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके। किससे बताओ? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके। ये सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से क्या करते हैं? परामर्श। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से क्या करके बताओ? परामर्श करके ये निर्णय लेते हैं। कौन निर्णय लेते हैं? राष्ट्रपति लेते हैं। तो आपसे कोई पूछ ले हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की
आयु के संबंध में यदि कोई प्रश्न उठता है तो उसका अंतिम निर्णय कौन करेंगे? राष्ट्रपति करेंगे। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन बन सकता है कि हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की आयु के संबंध में कोई यदि विवाद होता है तो उसका अंतिम निर्णय कौन करेंगे? राष्ट्रपति करेंगे। और आपसे पूछा जाता है किससे परामर्श करके? तो राष्ट्रपति भी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके करते हैं, क्योंकि हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की आयु संबंधी प्रश्न है तो राष्ट्रपति करेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके करेंगे। यह बात भी आपका पता होना बहुत जरूरी है। क्लियर हो गया? आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आर्टिकल 217(4). आर्टिकल 217(4). अब आर्टिकल 217(4) में क्या लिखा हुआ है उसको समझ लेते हैं। आर्टिकल जो 217(4) है उसमें स्पष्ट रूप से लिखा है, ठीक है, हाईकोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने के कारणों का उल्लेख। हाईकोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने के कारणों का उल्लेख कि हाईकोर्ट के न्यायाधीश को कैसे हटाया जाता है, किस कारण से हटाया जाता है, उसके कारणों का उल्लेख लिखा है। तो हाईकोर्ट के न्यायाधीशों को, भले ही वो मुख्य न्यायाधीश हो या अन्य न्यायाधीश, हाईकोर्ट के न्यायाधीशों को दो या कारणों के आधार पर हटाया जाता है। दो ही आधार पर हटाया जाता है और ये दोनों आधार आपको याद होना चाहिए, ठीक है। एक तो सिद्ध कदाचार, जब उनके कदाचार के आरोप क्या हो जाए बताओ? सिद्ध कदाचार, इन कदाचार के आरोप सिद्ध हो जाए। दूसरा, ठीक है, असमर्थता के आधार पे, जब वो कार्य करने में क्या हो बताओ? असमर्थ हो, तो असमर्थता के आधार पर हटाया जाता है। इन दो आधार पर हाईकोर्ट के न्यायाधीशों को पद से हटाया जा सकता है। तो हाईकोर्ट के न्यायाधीशों को पद से हटाने के किस आधार पर हटाया जाता है? तो असमर्थता और सिद्ध कदाचार के आधार पर हटाया जा सकता है। यह बात आपको पता होनी चाहिए। अब देखिए इनके हटाने की प्रक्रिया क्या है, हटाया किस आधार पर जा सकता है? तो सिद्ध कदाचार और असमर्थता के आधार पर, लेकिन इनकी हटाने की प्रोसेस क्या है, इनकी प्रक्रिया क्या है? तो देखिए यह बहुत इंपॉर्टेंट की पॉइंट है। हाईकोर्ट के न्यायाधीशों को उसी प्रकार हटाया जाता है जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाया जाता है। तो आपसे कोई पूछ ले हाईकोर्ट के न्यायाधीशों को किस प्रकार हटाया जाता है? जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाया जाता है। अब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को कैसे हटाते हैं, वो पूरी प्रक्रिया आपको याद होनी चाहिए। तो अनुच्छेद 124(4) में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की पूरी प्रक्रिया का उल्लेख है, किस प्रकार हटाया जाता है। तो देख लेते हैं। तो आपसे पूछेंगे हाईकोर्ट के न्यायाधीशों को किस प्रकार हटाया जाता है? तो हाईकोर्ट के न्यायाधीशों को उसी प्रकार हटाया जाता है, उसी प्रकार हटाया जाता है जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाया जाता है। जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाया जाता है, जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाया जाता है। तो आपसे कोई पूछ ले सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को किस प्रकार हटाया जाता है, तो वो सेम ही प्रोसेस आपको पता होनी चाहिए। तो ये आपको बात कहां है? 124(4) में। 124(4) में जिस प्रकार सुप्रीम को, आपसे कोई पूछ ले हाईकोर्ट के न्यायाधीशों को कैसे हटाया जाता है, तो हाईकोर्ट के न्यायाधीशों को उसी प्रकार हटाया जाता है जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाया जाता है। और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया किसमें? 124(4) में। अब देखिए यहां पर जानना बहुत जरूरी है आपके लिए, पूरी प्रक्रिया क्या है, किस प्रकार हटाया जाता है, उसकी प्रक्रिया क्या है। तो बताओ, न्यायाधीश जांच अधिनियम, यह प्रक्रिया लिखी हुई कहां है? न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968, न्यायाधीशों के विरुद्ध जांच करने के लिए एक अधिनियम बनाया गया था। वो कब बनाया था? 1968। ये बहुत जानना जरूरी है। न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 में हटाने की प्रक्रिया का उल्लेख है, हटाने की प्रक्रिया का उल्लेख है। तो आपसे कोई पूछ ले न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया का उल्लेख, ठीक है, कहां है? तो एक अधिनियम बना है, न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968। न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया का उल्लेख है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कैसे हटाया जाता है, उसकी पूरी प्रक्रिया का उल्लेख है। हटाया कैसे जाता है? जैसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाया जाता है, लेकिन उसकी पूरी प्रक्रिया क्या है वो इस अधिनियम में लिखी गई है, न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 में लिखी गई। तो प्रक्रिया समझ लीजिए, प्रक्रिया क्या है। देखिए हटाने की जो पूरी प्रक्रिया मैं आपको पहले समझा देता हूं। हटाने के लिए क्या लाया, एक विधेयक लाया जाएगा जिसे अपन बोलते हैं महाभियोग। सामान्यतः अपन वैसे महाभियोग शब्द का उपयोग राष्ट्रपति के विरुद्ध किया जाता है, लेकिन अपन भी महाभियोग वर्ड का यूज करते हैं। वैसे यहां पर इंपीचमेंट महाभियोग वर्ड का यूज नहीं होता, यहां पर रिमूवल यानी हटाने का आपको वर्ड का यूज होता है। रिमूवल वर्ड का होता है, इंपीचमेंट का यूज नहीं होता है। फिर भी अपन महाभियोग, तो हटाने के लिए आपको महाभियोग प्रस्ताव लाना पड़ेगा। यदि आपको हाईकोर्ट के न्यायाधीश को हटाना है तो आपको होता है इसके लिए महाभियोग प्रस्ताव लाना पड़ेगा। तो महाभियोग प्रस्ताव कहां लाया जाएगा? क्या हाईकोर्ट के न्यायाधीश, हाईकोर्ट का होता है राज्य में, तो हाईकोर्ट के न्यायाधीश को हटाने के लिए महाभियोग प्रस्ताव क्या राज्य के विधानमंडल में लाया जाता है?
तो दोस्तों राज्य के विधानमंडल में नहीं लाया जाता। क्यों नहीं लाया जाता? क्योंकि हाईकोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करता है, यानी केंद्र सरकार करती है। तो हटाने का प्रस्ताव भी संसद में लाया जाएगा, यानी राज्य के विधानमंडल में नहीं लाया जाएगा। एक चीज तो ये क्लियर होना चाहिए, क्योंकि गलती कर देते हैं कि हाईकोर्ट के न्यायाधीश है तो हो सकता है उनको हटाने का आपका प्रोविजन या जो विधेयक है वो राज्य के विधानमंडल में लाया जाता होगा, हाईकोर्ट राज्य में होता है। नहीं, ये कतई नहीं होता। हाईकोर्ट के न्यायाधीश को हटाने वाला जो महाभियोग प्रस्ताव है वो संसद में लाया जाता है। कहां लाया जाता है? संसद में। तो पहला क्या है? तो हाईकोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया समझ रहे अपन। तो हाईकोर्ट के न्यायाधीश को हटाने वाला महाभियोग प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। संसद के किसी का मतलब संसद के दो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, तो किसी भी सदन में लाया जा सकता है। आपने कई बार पढ़ा होगा, धन विधेयक को केवल और केवल राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से लोकसभा में रखा जाता है। धन विधेयक को राष्ट्रपति के पूर्वानुमति से कहां? लोकसभा में रखा जाता है। और उपराष्ट्रपति को हटाने वाला, ठीक है, विधेयक सर्वप्रथम राज्यसभा में लाया जाता है। लेकिन इसके अलावा कोई सा भी विधेयक हो वो संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। तो आपसे पूछेंगे, महाभियोग जो हाईकोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने वाला महाभियोग प्रस्ताव है वो संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। लोकसभा में ला सकते हैं और राज्यसभा में ला सकते हैं। अब लाने के बाद यदि आप लोकसभा में लेके आए तो लोकसभा के अध्यक्ष की अनुमति की आवश्यकता है, ठीक है, वो अनुमति दे या नहीं दे वो उस पर डिपेंड करता है। और यदि राज्यसभा में लेके आए तो राज्यसभा के सभापति की अनुमति की आवश्यकता है। यदि वो अनुमति देते हैं, लोकसभा अध्यक्ष और सभापति यदि अनुमति देते हैं तो ही इसे आगे इसकी आगे की प्रक्रिया शुरू होगी। यदि वो उसे पर अनुमति नहीं देते हैं, ठीक है, तो रद्द हो जाएगा। तो आपसे पूछें, किसी भी सदन में लाया जाता है, लेकिन यहां ध्यान रखें लोकसभा में लाने के लिए 100 सदस्यों के हस्ताक्षर चाहिए। लोकसभा में यदि लेके आते हो तो लोकसभा के 100 सदस्यों के हस्ताक्षर चाहिए, और राज्यसभा में लेके आते हो तो राज्यसभा के 50 सदस्यों के हस्ताक्षर चाहिए। अब हस्ताक्षर यदि मान लीजिए लोकसभा में लेके आए 100 सदस्यों ने हस्ताक्षर कर दिए, ठीक है, तो उसके बाद लोकसभा अध्यक्ष के सामने रखा जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष स्वीकृति दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं, ठीक है। यदि वो स्वीकृति दे देते हैं, ठीक है, यदि वो स्वीकृति दे देते हैं तो प्रोसेस आगे बढ़ेगी। और जैसे ही वो स्वीकृति देते हैं तो आपको तो लोकसभा अध्यक्ष को 3 आपको बताएं, अब न्यायाधीश 3 यदि अपन कह सकते हैं 3 लोगों की एक समिति बनानी पड़ेगी, 3 सदस्य एक समिति बनानी पड़ेगी, और वो जांच करेगी कि न्यायाधीश के ऊपर जो लगे गए आरोप है वो सही है या गलत है। और उस 3 सदस्यीय समिति में एक तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश होगा, एक हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होगा, और एक प्रसिद्ध आपको कानूनविद होगा, यानी आपको होता है प्रसिद्ध विधि विशेषज्ञ होगा। ये 3 लोग उस मामले की जांच करेंगे, और जांच में यदि वो दोषी पाए जाते हैं तो कमेटी अपनी रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष को देगी। यदि राज्यसभा में तो सभापति को दोगी, और लोकसभा में तो लोकसभा अध्यक्ष को देगी, ठीक है। और जैसे ही आपको होता है लोकसभा अध्यक्ष को रिपोर्ट देती है, और यदि उसमें आरोप सिद्ध हो जाते हैं तो यहां पर सदन में प्रस्ताव लाया जाता है। सदन में उस पर प्रस्ताव लाके विचार कराया जाता है और वोटिंग कराई जाती है। चर्चा के बाद वोटिंग कराई जाती है। और ये दोनों सदनों से, लोकसभा और राज्यसभा से, दोनों सदनों से अलग अलग यदि विशेष बहुमत से पारित हो जाता है, ठीक है, विशेष बहुमत तो आप जानते हो कुल सदस्य संख्या का 50% और उपस्थित का 2/3, उसे बोलते हैं विशेष बहुमत। यदि यह दोनों सदनों से, लोकसभा और राज्यसभा से विशेष बहुमत से पारित हो जाता है, यानी संसद के दोनों सदनों से पारित हो गया, तो फिर जाता है राष्ट्रपति के पास, और राष्ट्रपति के स्वीकृति के बाद किसी भी न्यायाधीश को पद से हटाया जा सकता है। तो एक जटिल प्रक्रिया है कि लोकसभा अध्यक्ष और सभापति की अनुमति की आवश्यकता है। पहले 100 लोगों के और 50 लोगों के हस्ताक्षर चाहिए, फिर अध्यक्ष और सभापति की स्वीकृति चाहिए, फिर जांच कमेटी बनेगी 3 सदस्य, उसकी रिपोर्ट पर आपको चर्चा होगी, फिर विशेष बहुमत से पारित होगा दोनों सदनों से, और फिर राष्ट्रपति के पास जाएगा, और राष्ट्रपति स्वीकृति दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं। तो इतनी जटिल प्रक्रिया है, और तब तक आपको होता है न्यायाधीश त्यागपत्र दे देता है। जब इंपीचमेंट प्रोसेस जैसे उसके विरुद्ध शुरू हो जाता है तब न्यायाधीश आपको तक क्या देता है? त्यागपत्र दे देता है। तो आज तक आपको तक भारत के किसी भी हाईकोर्ट के किसी भी न्यायाधीश को इस प्रक्रिया से नहीं हटाया गया है, क्योंकि ये इतनी जटिल प्रक्रिया है। जब तक ये प्रक्रिया होती है तब तक न्यायाधीश आपको होता है त्यागपत्र दे देता है और बच निकलता है। तो किसी भी न्यायाधीश को इस प्रक्रिया से अभी तक नहीं हटाया गया, भले वो सुप्रीम कोर्ट का हो या हाई कोर्ट का, किसी भी न्यायाधीश को इस प्रक्रिया से नहीं हटाया गया। हाँ, ये क्लियर हो जाए कि बताओ सुप्रीम कोर्ट के 2 न्यायाधीश हैं जिनके विरुद्ध ये महाभियोग प्रस्ताव आ चुका है, ठीक है। एक आपसे पूछेंगे वी रामास्वामी, और दूसरे आपसे पूछा जाता है, ठीक है, दीपक आपसे पूछा जाता है कि वी रामास्वामी है, और दूसरा आपसे पूछा जाता है दीपक मिश्रा है, ठीक है। इनके विरुद्ध लाया जा चुका है लेकिन पारित नहीं हुआ, क्लियर। और हाईकोर्ट के 4 न्यायाधीश है जिनके विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव आ चुका है लेकिन किसी भी न्यायाधीश को इस प्रक्रिया से नहीं हटाया गया, ठीक है। तो कौन कौन से न्यायाधीश है जिनके विरुद्ध आ चुका है, ठीक है। तो पीडी दिनाकरण कहां बताओ? सिक्किम उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे पीडी दिनाकरण। उसके बाद आपसे सौमित्र सेन जो कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे। उसके बाद यदि बात करें जेबी प्रदीवाला जो गुजरात उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे, और उसके बाद नागार्जुन रेड्डी जो आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे।
तो आपसे पूछेंगे, पूछा जाता है कि बताओ हाईकोर्ट के कौन कौन से न्यायाधीशों के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव लाया जा चुका है। तो 4 न्यायाधीश हैं जिनके नाम आपको याद होने चाहिए। आपसे पूछेंगे कौन कौन से, तो बताओ सबसे पहले आपसे पूछेंगे पीडी दिनाकरण, दूसरे सौमित्र सेन, फिर जेबी पर्दीवाला और नागार्जुन रेड्डी। ठीक है, इनके बारे में आपको पता होना बहुत जरूरी है। ठीक है, लेकिन हटाया किसी को भी नहीं है। तो पूरी प्रक्रिया मैंने समझा दी, अब मैं आपको लिख के समझा देता हूं ताकि आपकी चीजें क्लियर हो जाए। आप साथ के साथ नोट्स भी बना लें। देखिए हटाने की प्रक्रिया क्या है, तो हटाने के लिए जो क्या लाया था, महाभियोग प्रस्ताव। हटाने वाला महाभियोग प्रस्ताव, महाभियोग प्रस्ताव, हटाने वाला महाभियोग प्रस्ताव किसी भी संसद के किसी भी सदन में लाया जाता है। संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। संसद के किसी भी सदन में लाया जाता है, किसी भी सदन में लाया जा सकता है, किसी भी सदन में लाया जा सकता है, किसी भी सदन में लाया जा सकता है। इसका मतलब है सुप्रीम, आपसे पूछेंगे लोकसभा में मिला सकते हैं और राज्यसभा में मिला सकते हैं। गलती क्या करवा सकता है कि बताओ हाईकोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने वाला महाभियोग प्रस्ताव सर्वप्रथम लोकसभा में लाया जाता है, यह गलत है। किसी भी मिला सकते हैं, आप लोकसभा में मिला सकते हैं और राज्यसभा में मिला सकते हैं, यानी संसद के किसी भी सदन में ला सकते हैं। विधानमंडल से यह प्रक्रिया शुरू नहीं होती। क्लियर, किसी भी सदन में लाया जाता है। अब देखिए किसी भी सदन का लोकसभा में ला सकते हैं और राज्यसभा में ला सकते हैं। तो बताओ यदि लोकसभा में लाएंगे तो लोकसभा के 100 सदस्यों के हस्ताक्षर होना आवश्यक है। लोकसभा के 100 सदस्यों के हस्ताक्षर होना आवश्यक है। यदि आप लोकसभा के लोग लेके आ रहे हैं, ठीक है, तो लोकसभा के 100 सदस्यों के हस्ताक्षर होना आवश्यक है। आप और हम नहीं लेके आ सकते, ये केवल लोकसभा के सदस्य लेके आ सकते हैं किसी हाईकोर्ट के न्यायाधीश को हटाने वाला प्रस्ताव। तो बताओ लोकसभा में लेके आएंगे तो लोकसभा के 100 सदस्यों के हस्ताक्षर होना चाहिए, और यदि राज्यसभा में लेके आते हैं तो राज्यसभा के 50 सदस्यों के हस्ताक्षर होना चाहिए। राज्यसभा के 50 सदस्यों के हस्ताक्षर होना चाहिए। ऐसा क्यों? लोकसभा की सदस्य संख्या ज्यादा है और राज्यसभा की सदस्य संख्या कम है। तो लोकसभा में लाएंगे तो 100 लोगों के हस्ताक्षर होना चाहिए, और राज्यसभा में लेके आ रहे हैं तो बताओ 50 सदस्यों के हस्ताक्षर होना चाहिए, क्योंकि हम किसी भी सदन में ला सकते हैं। चलिए आगे की ओर देखते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है इसका? तीसरा पॉइंट जो आपको याद करना बहुत जरूरी है, ठीक है, मान लीजिए अपन लोकसभा, यदि लोकसभा में लेके आते हैं तो बताओ लोकसभा अध्यक्ष की अनुमति चाहिए। लोकसभा में लेके आते हैं तो लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष, यदि लोकसभा के 100 लोगों ने हस्ताक्षर कर दिए तो 100 लोग हस्ताक्षर करके किसको देंगे? लोकसभा अध्यक्ष को देंगे, और लोकसभा अध्यक्ष उसे स्वीकृति प्रदान कर भी सकते हैं और उसे अस्वीकृत भी कर सकते हैं। यह सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। यदि मान लीजिए लोकसभा के 100 लोगों ने हस्ताक्षर करके किसको दे दिया? लोकसभा अध्यक्ष को दे दिया। अब लोकसभा अध्यक्ष पर डिपेंड करता है कि वो स्वीकृति दे भी सकते हैं और नहीं भी। यदि लोकसभा अध्यक्ष स्वीकृति देते हैं तो प्रोसेस आगे बढ़ेगी, और यदि लोकसभा अध्यक्ष उसे स्वीकृति नहीं देते हैं, अस्वीकार कर देते हैं, तो ये प्रोसेस यहीं समाप्त हो जाएगी। क्लियर हो गया? और यदि राज्यसभा में लाएंगे, राज्यसभा के यदि 50 सदस्य हस्ताक्षर करके लेके आते हैं राज्यसभा में, तो राज्यसभा में क्या होता है बताओ? सभापति होता है। तो बताओ राज्यसभा के सभापति इसे स्वीकृति दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं। ये राज्यसभा के सभापति पे डिपेंड करता है कि वो स्वीकृति दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं। ये चीज क्लियर हो जाए। यदि स्वीकृति देते हैं प्रोसेस आगे बढ़ेगी, अस्वीकृत कर दे रद्द हो जाएगी। तो देखिए मैंने कहा किसी भी सदन में ला सकते हैं आप, लोकसभा में और राज्यसभा में। यदि लोकसभा में लाएंगे तो लोकसभा अध्यक्ष की अनुमति की आवश्यकता है, राज्यसभा में लाएंगे तो राज्यसभा के सभापति की स्वीकृति की आवश्यकता है। यदि ये स्वीकृति लेके आते हैं, स्वीकृति देते हैं, तो ये प्रोसेस आगे बढ़ेगी। यदि अस्वीकृत कर देते हैं तो प्रोसेस यही क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। मान लीजिए इन्होंने स्वीकृति दे दी। इन्होंने क्या दे दी बताओ? स्वीकृति दे दी। जैसे ही स्वीकृति देंगे, यदि लोकसभा में लाएंगे तो लोकसभा अध्यक्ष स्वीकृति देंगे, राज्यसभा में लाएंगे तो राज्यसभा के सभापति स्वीकृति देंगे। स्वीकृति देते जैसे ही देते हैं तो बताओ यदि लोकसभा अध्यक्ष स्वीकृति देते हैं तो उनको 3 सदस्यीय जांच समिति बनानी पड़ेगी। 3 सदस्यीय जांच समिति बनानी पड़ेगी। 3 सदस्यीय जांच समिति गठित की जाएगी। 3 सदस्यीय जांच समिति गठित की जाएगी। 3 सदस्य क्या? जांच समिति गठित की जाएगी। अब देखिए जब उन्होंने स्वीकृति दे दी कि बताओ किसी न्यायाधीश पर लगाया गया जो आपको पता है आरोप है, ठीक है, उसको स्वीकृति दे दी, न्यायाधीश को हटाने वाले प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी। अब स्वीकृति दे दी तो उसकी जांच तो करवाएंगे कि उसके ऊपर आरोप जो लगाए गए वो सही है या गलत है। तो बताओ स्वीकृति दे दी तो 3 सदस्यीय जांच समिति बनेगी। 3 सदस्यीय जांच समिति में कौन कौन होंगे? तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश भी हो सकता है। या तो मुख्य न्यायाधीश होगा या कोई अन्य न्यायाधीश भी हो सकता है। मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश। उस जांच कमेटी में कौन होगा? सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश भी हो सकता है या कोई अन्य न्यायाधीश भी हो सकता है। दूसरा, हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, किसी भी हाईकोर्ट का। भारत में 25 हाईकोर्ट है। जिस हाईकोर्ट के न्यायाधीश को हटा रहे हैं, ठीक है,
जिस हाईकोर्ट के न्यायाधीश को हटा रहे हैं उसको छोड़ के किसी भी हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश हो सकता है। हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होगा। भारत में 25 हाईकोर्ट है, तो किसी भी हाईकोर्ट का एक क्या होगा बताओ, मुख्य न्यायाधीश होगा। और तीसरा प्रसिद्ध आपको पता है विधि विशेषज्ञ होगा। कानून का क्या होगा बताओ, जानकार होगा। प्रसिद्ध विधि विशेषज्ञ होगा। ये 3 लोग आपको पता है, एक जांच कमेटी बनेगी और ये जांच कमेटी आपको पता है आरोपों की जांच करेगी कि आरोप जो लगाए गए हैं न्यायाधीश पर वो सही है या गलत है। आरोप जो लगाए गए हैं, आरोपों की क्या करेगी, जांच करेगी, और वो आरोप जो लगाए गए वो सही है या गलत है। यदि मान लीजिए लगाए गए आरोप क्या हो जाते हैं, सिद्ध हो जाते हैं, ये जांच कमेटी कह देती है कि न्यायाधीश पर लगाए गए आरोप बिल्कुल सही है, ठीक है, तो ये कमेटी अपनी रिपोर्ट किसे देगी, तो ये कमेटी यदि लोकसभा अध्यक्ष ने गठित किए तो ये कमेटी अपनी रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष को दे दी, और यदि मान लीजिए सभापति ने गठित किए तो ये अपनी कमेटी की आपको रिपोर्ट किसको देगी, सभापति को देगी। बताओ, मैंने कहा किसी भी सदन में ला सकते हैं, तो बताओ जो सदन कमेटी बनाएगा वो कमेटी उसी सदन के अध्यक्ष को, ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष या सभापति को अपनी क्या देगी, रिपोर्ट सौंपेगी। मान लीजिए अपन मान लेते हैं लोकसभा में लेके आए थे, लोकसभा अध्यक्ष ने स्वीकृति दी थी, तो बताओ जांच कमेटी लोकसभा अध्यक्ष ने बनाई थी और ये कमेटी अपनी रिपोर्ट भी किसको देती है, लोकसभा अध्यक्ष को देती है। और कमेटी अपनी रिपोर्ट में कहती है कि बताओ न्यायाधीश पर लगाए गए आरोप बिल्कुल सही है, और ये अपनी रिपोर्ट किसे देती है, लोकसभा अध्यक्ष को। जैसे ही लोकसभा अध्यक्ष को रिपोर्ट सौंपेगी तो लोकसभा अध्यक्ष आपको पता है इस प्रस्ताव को लोकसभा में रखेगा। लोकसभा अध्यक्ष इस प्रस्ताव को कहां रखेगा, लोकसभा अध्यक्ष इस आपको पता है जांच को, इस जांच रिपोर्ट को कहां रखेगा, जांच रिपोर्ट को कहां रखेगा, लोकसभा में रखेगा। जांच रिपोर्ट को लोकसभा में रखेगा, क्योंकि ये कमेटी किसने बनाई थी, लोकसभा अध्यक्ष ने, और कमेटी में प्रूफ हो गया कि लगाए गए आरोप बिल्कुल सही है, तो आपको पता है जो कमेटी ने जांच रिपोर्ट दी है किसको दी है, लोकसभा अध्यक्ष को, और लोकसभा अध्यक्ष उस जांच रिपोर्ट को किसमें रखाएगा, लोकसभा में रखवाएगा। किसमें रखवाएगा बताओ, लोकसभा में रखवाएगा। अब देखिए लोकसभा में रखवाएगा तो लोकसभा में उस जांच रिपोर्ट पे क्या होगी, चर्चा होती है। कोई भी रिपोर्ट आती है लोकसभा में तो उस पर क्या होती है बताओ, चर्चा होती है, ठीक है, और चर्चा होती है, बहस होती है, और चर्चा के बाद क्या कराया जाता है, उस पर वोटिंग कराई जाती है। चर्चा के बाद उस पर क्या जाता है, मतदान कराया जाता है, और मतदान में यदि ये विशेष बहुमत से वोटिंग होती है, और वोटिंग में यदि ये विशेष बहुमत से पारित हो गया, विशेष बहुमत का मतलब होता है कुल सदस्य संख्या का 50% और उपस्थित का 2/3, ये दोनों शर्तें होती है किसमें बताओ, विशेष बहुमत है। यदि ये विशेष बहुमत से पारित हो जाता है, वोटिंग के दौरान विशेष बहुमत से पारित हो जाता है, कहां से पारित हुआ बताओ, लोकसभा से, तो अब ये किसके पास आएगा, राज्यसभा के पास आएगा। किसके पास आएगा, लोकसभा से पारित होने के बाद किसके पास आएगा, राज्यसभा के पास। और राज्यसभा से भी विशेष बहुमत से पारित हो जाता है, राज्यसभा से भी विशेष बहुमत से पारित हो जाता है। राज्यसभा से भी कौन से बहुमत से, विशेष बहुमत। सेम लोकसभा से भी किस बहुमत, देखो लोकसभा से भी किस बहुमत से पारित हुआ था, विशेष बहुमत से, तो राज्यसभा में जाएगा। राज्यसभा से भी यदि विशेष बहुमत से पारित हो जाता है तो अब किसके पास जाएगा, राष्ट्रपति के पास जाएगा। किसके पास जाएगा, राष्ट्रपति के पास। और राष्ट्रपति जैसे इस पे मंजूरी दे देगा, स्वीकृति दे देगा, न्यायाधीश को पद से हटा दिया जाएगा, न्यायाधीश को पद से हटा दिया जाएगा। यानी एक चीज तो क्लियर होगी, यदि किसी न्यायाधीश को हटाने के लिए बताओ प्रस्ताव कौन पारित करती है, संसद से पारित होना जरूरी है। संसद का मतलब है लोकसभा और राज्यसभा, संसद से पारित होने चाहिए, किस बहुमत से, विशेष बहुमत से। यदि वो लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा राज्यसभा किसके सदन है, संसद के 2 सदन है, यदि वो संसद से विशेष बहुमत से पारित हो गया तो फिर किसके पास जाएगा बताओ, राष्ट्रपति के पास आएगा, और राष्ट्रपति के स्वीकृति के बाद उसे पद से हटा दिया जाएगा। तो आपसे कोई पूछेंगे किसी भी हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया बिल्कुल समान है, यही सेम प्रक्रिया है। किसी हाईकोर्ट के न्यायाधीश को कैसे हटाया जाता है, तो संसद की सिफारिश पर, संसद यदि सिफारिश कर देती है, संसद यदि पारित कर देती है तो संसद के द्वारा पारित प्रस्ताव पर राष्ट्रपति हटाता है। तो आपसे पूछेंगे हटाता कौन है, राष्ट्रपति हटाता है, लेकिन संसद के द्वारा एक प्रस्ताव पारित होना चाहिए, किस बहुमत से, विशेष बहुमत से होना चाहिए। तो बहुत इजी क्वेश्चन आएगा, हाईकोर्ट के न्यायाधीशों को हटाता कौन है, राष्ट्रपति हटाता है। बताओ किस प्रक्रिया से हटाता है, तो संसद के द्वारा पारित प्रस्ताव से, और किस बहुमत से, विशेष बहुमत। यदि संसद विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करके राष्ट्रपति के पास भेजती है तो राष्ट्रपति उसे पद से हटा सकता है। तो फाइनली हटाता कौन है, राष्ट्रपति। तो यहां बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई। बताओ हाईकोर्ट के न्यायाधीश, हाईकोर्ट राज्य में होता है, हाईकोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, ठीक है। ये अपने त्यागपत्र भी किससे देते हैं, राष्ट्रपति को देते हैं, ठीक है। फिर आपसे पूछा जाता है इनको हटा भी कौन सकता है, राष्ट्रपति हटा सकता है। कौन हटा सकता है, राष्ट्रपति हटा सकता है, ठीक है। आपसे इतनी सारी जानकारी होनी चाहिए कि बताओ हाईकोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति भी कौन करता है, राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। और आपसे पूछेंगे हटाता भी कौन है, राष्ट्रपति है। ये अपने त्यागपत्र भी किसे देते हैं, राष्ट्रपति को देते हैं। किसे देते हैं, राष्ट्रपति। और इनके आयु संबंधी जो विवाद होता है उसका निर्णय भी कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। इतनी सारी चीजें आपको क्लियर होना जरूरी है।
तो किस प्रकार हटाया जाता है, पूरी प्रोसेस बता दी। हटाने वाला प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में लाया जाता है, ठीक है, विधानमंडल में नहीं लाया जाता, संसद के किसी भी सदन में लाया जाता है। लोकसभा में लाने के लिए 100 सदस्यों के और राज्यसभा में लाने के लिए 50 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। और उसके बाद ये लोकसभा अध्यक्ष और सभापति पर डिपेंड करता है, वो स्वीकार कर भी सकते हैं और नहीं भी। यदि स्वीकार कर देते हैं तो 3 सदस्यीय कमेटी बनानी पड़ेगी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश होगा, हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होगा और एक प्रसिद्ध कानूनविद होगा। जांच कमेटी यदि आपको तब प्रूव हो जाता है कि बताओ लगा गया आरोप सही है, तो बताओ ये लोकसभा अध्यक्ष या सभापति को रिपोर्ट सौंपती है और फिर उस पर चर्चा कराई जाती है और फिर उस पर यदि विशेष बहुमत से पारित हो जाता है दोनों सदनों से अलग अलग, तो फिर राष्ट्रपति के पास आता है और राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद इसे हटा दिया जाता है। बड़ी जटिल प्रक्रिया है। तो सुप्रीम कोर्ट के किसी भी न्यायाधीश को अभी, और नहीं हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के किसी भी न्यायाधीश को इस प्रक्रिया से अभी तक नहीं हटाया गया। हाँ, प्रस्ताव लाया गया है सुप्रीम कोर्ट के 2 न्यायाधीश, ठीक है, वी रामास्वामी और आपसे पूछे दीपक मिश्रा, उनके विरुद्ध लाया गया है, लेकिन उनको इस प्रक्रिया से नहीं हटाया गया, ठीक है। और हाईकोर्ट के 4 न्यायाधीशों के विरुद्ध लाया गया है, ठीक है, पीडी दिनाकरण, सौमित्र सेन, नागार्जुन रेड्डी, ठीक है, और जेबी परदीवाला, लेकिन उनको भी इस प्रक्रिया से नहीं हटाया गया। तो आज तक हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के किसी भी न्यायाधीश को इस प्रक्रिया से नहीं हटाया गया, क्योंकि एक जटिल प्रक्रिया है। क्लियर हो गया? ये सारी प्रक्रिया हो सकता है अच्छा क्वेश्चन आए तो पूछ ले हाईकोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की पूरी प्रक्रिया क्या है, उसके बारे में कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन असत्य है। बहुत प्यारा क्वेश्चन बन सकता है, यूपीएससी और आरएस लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है, जो आपसे पूछा जा सकता है। तो इतनी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। तो हमने कौन सा आर्टिकल पढ़ लिया बताओ, 217(4) पढ़ लिया था, ठीक है। अब देखिए, यदि किसी न्यायाधीश को हटाने वाला जो महाभियोग प्रस्ताव लाया जाता है वो संसद के उसी सत्र में पारित होना चाहिए, ठीक है। मान लीजिए संसद का सत्र चल रहा है, ठीक है, तो संसद से ही पारित होकर राष्ट्रपति के पास जाता है। तो संसद के जो सत्र चल रहा है, मान लीजिए बजट सत्र चल रहा है, मानसून सत्र चल रहा है, ठीक है, ग्रीष्मकालीन सत्र चल रहा है या शीतकालीन सत्र चल रहा है, तो जो सत्र चल रहा है उसी सत्र में वो पारित होना चाहिए, ठीक है। यदि उस सत्र में पारित नहीं होता है तो वो प्रस्ताव वहीं पे रद्द हो जाता है। तो ये याद रखें, किसी भी न्यायाधीश को हटाने वाला जो महाभियोग प्रस्ताव लाया जाता है वो संसद के उसी सत्र में आपको तय पूरा होना चाहिए या संसद के उसी सत्र में पारित होना आवश्यक है, ये आपको। और हाईकोर्ट के न्यायाधीश को हटाने के लिए इंपीचमेंट यानी महाभियोग वर्ड का प्रयोग नहीं किया जाता, रिमूवल वर्ड का प्रयोग किया जाता है, हटाने या रिमूवल वर्ड का प्रयोग किया जाता है। तो 217 में क्या क्या देखा, 217(1) में नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, ठीक है। 217(2) में आपसे योग्यता, तो योग्यता नागरिक, ठीक है, और 10/10 होनी चाहिए। 217(3) में सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष होती है, पहले 60 थी अब 62, 15वां संविधान संशोधन के द्वारा बढ़ा दी गई, ठीक है। फिर आपसे पूछे 217(4) में क्या है, तो बताओ हटाने की प्रक्रिया, और हटाने की प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के समान है। हटाता कौन है, राष्ट्रपति देता है, संसद के द्वारा विशेष बहुमत से पारित प्रस्ताव के द्वारा। त्यागपत्र भी किसे देते हैं बताओ, राष्ट्रपति को देते हैं। किसको देते हैं, राष्ट्रपति को देते हैं। और आयु संबंधी विवाद का निर्णय भी कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। ये सारी बातें कौन सा आर्टिकल में थी, 217 में थी। अब चलते आगे, आर्टिकल 218 क्या लिखा हुआ उसको चेक कर लेते हैं। आर्टिकल 218 में लिखा है, उच्चतम न्यायालय से संबंधित कुछ प्रावधान, उच्चतम न्यायालय से संबंधित कुछ उपबंधों का उच्च न्यायालयों पर लागू होना। उच्चतम न्यायालय से संबंधित कुछ उपबंधों का उच्चतम न्यायालय से संबंधित कुछ उपबंधों का उच्च न्यायालय पर लागू होना, उच्च न्यायालय पर लागू होना। वैसे इतना इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है, फिर भी आपको पता होना चाहिए कि 218 में क्या लिखा हुआ है। 218 में क्या लिखा है, अधिक 218 में बहुत क्लियरली बात लिखी है कि बताओ देश का सबसे बड़ा कोर्ट कौन सा होता है, सुप्रीम कोर्ट, और राज्य का सबसे बड़ा कोर्ट कौन सा होता है, हाई कोर्ट। ये देश का शीर्ष कोर्ट है और ये राज्य का शीर्ष अदालत है, ठीक है। ये देश की शीर्ष अदालत है और ये राज्य की शीर्ष अदालत है। तो सुप्रीम कोर्ट का मतलब उच्चतम न्यायालय। सुप्रीम कोर्ट से संबंधित जो कुछ उपबंध है वो हाई कोर्ट पर क्या होते हैं, लागू होते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट से संबंधित कुछ प्रावधान है वो किस पे लागू होते हैं बताओ, हाई कोर्ट पर लागू होते हैं। ये बात कहां लिखी है बताओ, 218 में। यानी सुप्रीम कोर्ट के कुछ उपबंध है जो हाई कोर्ट पर लागू होते हैं। ये बात कहां लिखी है, 218 में लिखी गई, जो आपको बस याद होनी चाहिए कि 218 में क्या लिखा हुआ है। अब आ जाते हैं आर्टिकल 219 में। बहुत प्यारा आर्टिकल है जहां से क्वेश्चन बनता है। आर्टिकल 219 बहुत प्यारा, जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या लिखा हुआ है वो समझ लेते हैं। देखिए 219 में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, आर्टिकल 219 में आपको पता है हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की शपथ के बारे में लेके, हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की बताओ शपथ का, बोले हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हो या अन्य न्यायाधीश, ठीक है। आपसे पूछेंगे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हो या न्यायाधीश, उनको शपथ कौन दिलाता है, तो उसको शपथ कौन दिलाता है, राज्यपाल दिलाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, यदि मान लीजिए राजस्थान हाईकोर्ट के कोई मुख्य न्यायाधीश बन के आते हैं तो उनको शपथ कौन दिलाता है, राज्यपाल दिलाता है। तो हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हो या अन्य न्यायाधीश, उनको शपथ कौन दिलाता है, राज्यपाल द्वारा दिलाई जाती है।
राज्यपाल द्वारा या राज्यपाल द्वारा नियुक्त कोई अन्य व्यक्ति, राज्यपाल द्वारा नियुक्त, राज्यपाल द्वारा या तो राज्यपाल स्वयं दिलाएंगे, राज्यपाल स्वयं दिलाएंगे, या तो राज्यपाल क्या दिलाएंगे बताओ, स्वयं दिलाएंगे, राज्यपाल स्वयं दिलाएंगे, या राज्यपाल द्वारा नियुक्त अन्य व्यक्ति, राज्यपाल किसी अन्य व्यक्ति को भी नियुक्त कर सकते हैं, राज्यपाल द्वारा नियुक्त अन्य व्यक्ति, नियुक्त अन्य व्यक्ति शपथ दिलाएगा। ये चीज क्लियर हो जाए, ठीक है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है वो सुन लीजिए। आपसे कोई पूछ ले कि बताओ हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की शपथ का प्रोविजन किस आर्टिकल में, शपथ का प्रोविजन किस आर्टिकल में, 219 में। अब आपसे पूछेंगे हाईकोर्ट के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है, भले वो मुख्य न्यायाधीश हो या अन्य न्यायाधीश, उसको शपथ कौन दिलाता है, राज्यपाल दिलाता है। कौन दिलाता है बताओ, राज्यपाल दिलाता है। राज्यपाल यदि या तो स्वयं दिलाएगा या राज्यपाल द्वारा नियुक्त अन्य व्यक्ति दिलाएगा, या राज्यपाल द्वारा नियुक्त कोई अन्य व्यक्ति दिलाएगा। एक चीज क्लियर हो जाए, हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। त्यागपत्र भी किसे देते हैं, राष्ट्रपति को देते हैं। हटाता भी कौन है, राष्ट्रपति है। आयु संबंधी विवाद भी कौन का निर्णय भी कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। लेकिन शपथ राज्यपाल दिलाता है। ये थोड़ी आपका याद होना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं सारी चीजें राष्ट्रपति करता है, ठीक है। तो क्लियर हो जाए, शपथ हाईकोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति तो राष्ट्रपति करता है, लेकिन नियुक्त करने के बाद राष्ट्रपति उसके साथ साथ नहीं आता है कि चलो मैं आपको हाईकोर्ट छोड़ के आता हूं और वहां शपथ भी दिलाता हूं। शपथ कौन दिलाता है, उस राज्य का राज्यपाल दिलाता है। तो ये चीज क्लियर हो जाए, तो हाईकोर्ट के न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है, तो उस राज्य का राज्यपाल दिलाता है। और एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है, तो उस हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। और मुख्य न्यायाधीश नहीं हो तो वरिष्ठतम न्यायाधीश दिलाता है। तो ये दोनों का आपको आपस में एक दूसरे को दिलाते हैं। राज्यपाल को कौन दिलाता है, मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। और आज मुख्य न्यायाधीश को कौन दिलाता है, राज्यपाल दिलाता है। तो आपसे पूछेंगे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है, राज्यपाल, और राज्यपाल को कौन दिलाता है, मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। क्लियर हो गया। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश को शपथ राज्यपाल स्वयं दिलाते हैं, या राज्यपाल द्वारा नियुक्त कोई अन्य व्यक्ति दिलाता है, ठीक है। अब आपसे यहां से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है। यहां से जो प्यारा क्वेश्चन बन सकता है वो ये बन सकता है कि बताओ हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की शपथ का उल्लेख, शपथ का प्रारूप कौन सी अनुसूची में मिलता है। तो इनकी शपथ का जो प्रारूप है, शपथ का जो प्रारूप है वो तीसरी अनुसूची में मिलता है। कौन सी बताओ, तीसरी अनुसूची में मिलता है। आपको पता है हमारे संविधान में 12 अनुसूची हैं। वर्तमान में कितनी अनुसूची हैं, 12 अनुसूची हैं। और तीसरी अनुसूची का संबंध किससे बताओ, शपथ से। तो हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीशों की शपथ का जो प्रारूप है वो कौन सी अनुसूची मिलता है, तीसरी अनुसूची में मिलता है। शपथ दिलाता कौन है, राज्यपाल या तो स्वयं दिलाएगा या राज्यपाल द्वारा नियुक्त कोई अन्य व्यक्ति दिलाता है। और शपथ का जो है उल्लेख है वो कौन सा आर्टिकल बताओ, 219 में। तो ये बातें आपको पता होना बहुत जरूरी है। आगे की ओर बढ़ते हैं, 220 आर्टिकल 220 देखते हैं 220 में क्या लिखा है। आर्टिकल 220, तो देखिए आर्टिकल 220 जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपका, ठीक है। इसमें लिखा है स्थायी न्यायाधीश, ठीक है। स्थायी न्यायाधीशों के बारे में प्रावधान किया गया है। स्थायी न्यायाधीश रहने के बाद विधि व्यवसाय पर निर्बंधन। स्थायी न्यायाधीश रहने के बाद यदि कोई मान लीजिए हाईकोर्ट का स्थायी न्याय परमानेंट जस्टिस रह चुका है, स्थायी न्यायाधीश रहने के बाद, स्थायी न्यायाधीश रहने के बाद, स्थायी न्यायाधीश रहने के बाद विधि व्यवसाय पर निर्बंधन, विधि व्यवसाय पर निर्बंधन। इसका मतलब क्या है, इसको मैं समझा देता हूं। इसमें स्पष्ट लिखा है यदि कोई हाईकोर्ट का न्यायाधीश है, हाईकोर्ट का वो मुख्य न्यायाधीश रह चुका है या अन्य न्यायाधीश रह चुका है, यदि वो रिटायरमेंट हो जाता है, रिटायर्ड हो जाता है, सेवानिवृत्त हो जाता है, तो सेवानिवृत्त होने के बाद वो कहां वकालत कर सकता है और कहां नहीं कर सकता है, इस बात का उल्लेख है 220 में। यदि मान लीजिए कोई हाईकोर्ट का न्यायाधीश है, वो अपने पूरे कार्यकाल के दौरान 5, भारत में 25 हाईकोर्ट है, तो 5 हाईकोर्ट में अपनी सेवाएं दे चुका है। कितने हाईकोर्ट में, 5 हाईकोर्ट में वो सेवाएं दे चुका है, ठीक है। तो उन 5 हाईकोर्ट को छोड़ के बाकी हाईकोर्ट कितने बचे हैं, 20, टोटल 25 हाईकोर्ट है। तो 20 हाईकोर्ट में वकालत कर सकता है। यानी अपने कार्यकाल के दौरान जिस हाईकोर्ट में वो काम कर चुका है उसमें वकालत नहीं कर सकता, लेकिन उनको छोड़कर अन्य हाईकोर्ट में वो वकालत कर सकता है और सुप्रीम कोर्ट में भी वकालत कर सकता है। तो आपसे कोई पूछ ले यदि कोई हाईकोर्ट का न्यायाधीश है, हाईकोर्ट का न्यायाधीश है, वो रिटायर्ड हो जाता है, तो कहां वकालत कर सकता और कहां वकालत नहीं कर सकता। तो हाईकोर्ट का जो न्यायाधीश है वो एक तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में यानी अधीनस्थ न्यायालयों में वकालत नहीं कर सकता। कहां नहीं कर सकता, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स अधीनस्थ न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता, क्योंकि हाईकोर्ट का रह चुका है तो वो अपने अधीनस्थ न्यायालयों में कभी भी रिटायरमेंट होने के बाद, सेवानिवृत्त होने के बाद वकालत नहीं कर सकता। और कहां नहीं कर सकता, कार्यकाल के दौरान जिन जिन हाईकोर्ट में वो सेवाएं दे चुका है,
यदि मान लीजिए वो हाईकोर्ट का न्यायाधीश 5 न्यायाधीशों में, क्योंकि मान लिया हाईकोर्ट के न्यायाधीश का एक हाईकोर्ट से दूसरा हाईकोर्ट में ट्रांसफर होता रहता है, तो उसने अपनी पूरे सर्विस पीरियड में 5 हाईकोर्ट में सेवाएं दिए, तो उन जहां जहां उसने सेवाएं दिए वहां वो वकालत नहीं कर सकता। बताओ, मान लीजिए 25 हाईकोर्ट है, उसमें से 5 में उसने सेवाएं दिए, तो 5 में वो वकालत नहीं कर सकता जहां सेवाएं दिए, बाकी 20 में अपनी वकालत कर सकता है। तो बताओ, कार्यकाल के दौरान जिन हाईकोर्ट में रहा है, कार्यकाल के दौरान जिन हाईकोर्ट में रहा है वहां वो वकालत नहीं कर सकता। ठीक है, तो बताओ कहां कर सकता है, तो बताओ अन्य हाईकोर्ट में। अन्य हाईकोर्ट कौन से, जहां पर उसने आपको बताया सर्विस पीरियड के दौरान आपको सेवाएं नहीं दी, तो अन्य हाईकोर्ट, मान लीजिए वो 5 हाईकोर्ट में सेवाएं दे चुका है सर्विस पीरियड के दौरान, तो बाकी कितने 20 हाईकोर्ट में वो रिटायरमेंट होने के बाद वकालत कर सकता है। और हाईकोर्ट का न्यायाधीश है, तो इससे बड़ा कोर्ट कौन सा होता है, वो सुप्रीम कोर्ट में जाके वकालत कर सकता है। तो एक चीज तो क्लियर हो जाए यहाँ पे बहुत स्पष्टली कि हाईकोर्ट का न्यायाधीश रिटायरमेंट के बाद कहां वकालत कर सकता है और कहां नहीं कर सकता। तो एक चीज क्लियर हो जाए, हाईकोर्ट का न्यायाधीश रहा है तो वो अपने अधीनस्थ न्यायालयों में जाके वकालत नहीं कर सकता, और जहां जहां सर्विस पीरियड में वो जिन जिन हाईकोर्ट में रहा है वहां वकालत नहीं कर सकता। हां, ये ध्यान रखें, उसके बाद जहां नहीं रहा है उन हाईकोर्ट में कर सकता है और सुप्रीम कोर्ट में भी कर सकता है। क्लियर हो गया, तो ये आपका टॉपिक है जो आपको अच्छे से क्लियर होना जरूरी है। क्लियर, तो देखिए, विधि व्यवसाय पर निर्बंधन का मतलब होता है कि बताओ वकालत कहां कर सकता और कहां नहीं कर सकता। और हाईकोर्ट का न्यायाधीश, ठीक है, रिटायरमेंट होने के बाद लाभ का पद धारण नहीं कर सकता, लाभ का पद धारण नहीं कर सकता, ये चीज भी क्लियर होना चाहिए। यदि वो हाईकोर्ट का न्यायाधीश रिटायर्ड हो गया तो रिटायर्ड होने के बाद वो लाभ का पद धारण नहीं कर सकता। आप कहोगे सर सुप्रीम कोर्ट के आपको पता है ऐसे मुख्य न्यायाधीश भी है, ठीक है, जो रिटायरमेंट होने के बाद राज्यपाल बने, तो जो राज्यपाल बने, राज्यपाल लाभ के पद में नहीं आता, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में नहीं आता। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हो जाए कि बताओ राज्यपाल, हाँ, हाईकोर्ट का न्यायाधीश रिटायरमेंट होने के बाद राज्यपाल बन सकता है, क्यों, क्योंकि राज्यपाल लाभ के पद में नहीं आता। हाँ, तो ये चीज क्लियर हो जाए कि हाईकोर्ट का न्यायाधीश रिटायरमेंट होने के बाद लाभ का पद धारण नहीं कर सकता और राज्यपाल लाभ के पद में नहीं आता, तो वो इसमें आपको बताया राज्यपाल बन सकता है, राष्ट्रपति बन सकता है। हाईकोर्ट का न्यायाधीश रिटायर होने के बाद राज्यपाल बन सकता है, राष्ट्रपति बन सकता है, क्योंकि वो लाभ के पद में नहीं आते। क्लियर हो गया, तो ये चीज आपके 220 में लिखिए कि रिटायरमेंट होने के बाद वो कहां वकालत कर सकता है और कहां नहीं कर सकता। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आर्टिकल 221। आर्टिकल 221 में क्या लिखा है, वेतन भत्तों का उल्लेख है। हाईकोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन भत्तों का उल्लेख है। किसका उल्लेख है बताओ, वेतन भत्तों का उल्लेख है, वेतन भत्तों का। तो हाईकोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन भत्तों का उल्लेख किस आर्टिकल में है, तब आप क्या बताओगे, बताओ 221 में। कैसे याद रखोगे, 200 रुपए का, 200 रुपए का तो आपको होता है नोट चला, पहले आपको होता है 21 रुपए का नारियल देते हैं, कितने 21 रुपए का नारियल देते थे पहले आपको होता है। अभी 200 का नोट चल गया तो 200 और 21 और हो गए तो 221, तो 221 रुपए मिलते हैं, यानी वेतन मिलता है, ऐसे याद कर लेना। तो हाईकोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते किसमें, तो आप समझ जाओगे 221, 200 का नोट चल गया, 21 पहले मिलते थे, 221 नारियल के रूप में मिलते हैं, तो बताओ ये वेतन हो गया, क्या हो गया, वेतन। तो हाईकोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन भत्तों का उल्लेख किस आर्टिकल में, तो 221 में। किसमें बताओ, 221 में। अब वेतन भत्तों से क्वेश्चन क्या पूछते हैं, वो सुनिए, इनके वेतन भत्तों का निर्धारण कौन करता है। हाईकोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन भत्तों का निर्धारण कौन करता है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है कि हाईकोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन भत्तों का निर्धारण कौन करता है। तो इनके वेतन भत्तों का निर्धारण कौन करता है, क्वेश्चन आएगा, संसद करती है, राष्ट्रपति करता है, राज्यपाल करता है, ठीक है, या आप समझ राज्य का विधानमंडल करता है। हाईकोर्ट राज्य में होता है, ठीक है, तो हाईकोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन भत्तों का निर्धारण विधानमंडल नहीं करता है, राज्यपाल नहीं करता है। ये क्लियर हो जाए, क्योंकि इनकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति केंद्र सरकार, और वहां कौन करेगी, संसद करेगी। तो इनके वेतन भत्तों का निर्धारण कौन करती है, संसद करती है, राष्ट्रपति भी नहीं करता है, नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, लेकिन इनको कितना वेतन मिलेगा इसका निर्धारण कौन करती है, संसद करती है। तो ये चीज क्लियर हो जाए, अधिकांश विद्यार्थी विधानमंडल कर सकते हैं या राष्ट्रपति कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है हाईकोर्ट का होता है राज्य में, राज्य में विधानमंडल कानून बनाता है, ठीक है। तो आपसे कोई पूछ ले कि हाईकोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन भत्तों का निर्धारण, हाईकोर्ट के न्यायाधीश कहां से नियुक्त होते हैं, केंद्र सरकार से, राष्ट्रपति से नियुक्त होते हैं, और केंद्र सरकार में कानून कौन बनाती है, संसद बनाती है। तो बताओ इनके वेतन भत्तों का निर्धारण कौन करेगी, बताओ, संसद करती है। तो हाईकोर्ट के न्यायाधीश के वेतन भत्तों का निर्धारण कौन करती है, संसद करती है। एक जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपको क्लियर होनी जरूरी है। फिर आपसे पूछेंगे इनके वेतन भत्तों का उल्लेख कौन सी अनुसूची मिलता है, तो हाईकोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन भत्तों का उल्लेख कौन सी अनुसूची मिलता है, तो अनुसूची 2 में मिलता है। अनुसूची 2 का संबंध किससे, बताओ, वेतन भत्तों से, जहां सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश और हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों के वेतन भत्ते। तो इनके वेतन भत्तों का उल्लेख कौन सी अनुसूची मिलता है, 2 में मिलता है। ये बात भी अक्सर आपसे एग्जाम में पूछी जाती है। अब इनको वेतन भत्ते कहां से दिए जाते हैं,
आपसे पूछेंगे हाईकोर्ट के न्यायाधीशों को वेतन भत्ते कहां से दिए जाते हैं, तो बताओ इनको जो वेतन भत्ते दिए जाते हैं, वेतन भत्ते दिए जाते हैं वो राज्य की संचित निधि से दिए जाते हैं। वेतन भत्ते कहां से दिए जाते हैं, राज्य की संचित निधि में से दिए जाते हैं। इनको वेतन भत्ते कहां से, राज्य की संचित निधि में से दिए जाते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि बताओ मान लेगा हाईकोर्ट के न्यायाधीश है, तो बताओ काम कहां कर रहे हैं, हाईकोर्ट में कर रहे हैं। जैसे राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश है तो वो काम कहां कर रहे हैं, राजस्थान हाईकोर्ट में कर रहे हैं, राजस्थान गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे हैं। तो बताओ पैसे इनको वेतन भत्ते भी राजस्थान सरकार देगी, ये राज्य की संचित निधि में से दिए जाते हैं। तो इनको वेतन भत्ते कहां से दिए जाते हैं, राज्य की संचित निधि में से दिए जाते हैं। लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट, ये रिटायरमेंट होने के बाद इनको पेंशन कहां से दी जाती है, इनको पेंशन कहां से दी जाती है, तो इनको पेंशन आपको पता है। मुझे बताओ हाईकोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति का मतलब केंद्र सरकार करती है। जब नियुक्ति केंद्र सरकार करती है तो बताओ रिटायरमेंट होने के बाद पेंशन भी कौन देगी, केंद्र सरकार देगी। मान लीजिए मैं एक एग्जांपल समझा देता हूं। मान लीजिए कोई राजस्थान हाईकोर्ट में न्यायाधीश रहा है, राजस्थान हाईकोर्ट में न्यायाधीश रहा है, अब वो रिटायरमेंट हो गया, तो राजस्थान गवर्नमेंट क्यों पेमेंट करेगी, क्यों राजस्थान गवर्नमेंट तो आपको पता है, ठीक है, जब तक वो यहां पर कार्य कर रहा था तब तक उनको वेतन भत्ते दे रही थी। अब वो रिटायर्ड हो गया तो उसको पेंशन कौन देगी, उनको पेंशन कौन देगी, भारत सरकार देगी, क्योंकि उसकी नियुक्ति भी भारत सरकार या राष्ट्रपति ने की थी। तो आपसे पूछेंगे इनको पेंशन कौन देता है, तो इसको पेंशन कहां से दी जाती है, तो भारत सरकार देती है, इन भारत की संचित निधि में से दी जाती है। इनको पेंशन कहां से दी जाती है, भारत की संचित निधि में से दी जाती है, संचित निधि में से दी जाती है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहां देखो हल्का सा टर्न आ रहा है, इनके वेतन भत्ते कहां से दिए जाते हैं, तो वेतन भत्ते तो राज्य की संचित निधि में से दिए जाते हैं। लेकिन पेंशन पूछे तो पेंशन भारत की संचित निधि में से दी जाती है। अब आपसे पूछे इनको वेतन मिलता कितना है, इनको वेतन, तो हाईकोर्ट के न्यायाधीश को जो वेतन मिलता है, जो मुख्य न्यायाधीश है, हाईकोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है, उसको वेतन कितना मिलता है, तो 2,50,000। उसको कितना मिलता है बताओ, 2,50,000, ठीक है, हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को। और हाईकोर्ट के अन्य न्यायाधीश को कितना मिलता है, तो हाईकोर्ट के जो अन्य न्यायाधीश है उनको वेतन मिलता है 2,25,000। अन्य न्यायाधीश को वेतन कितना मिलता है, 2,25,000। तो ये क्लियर हो जाए कि बताओ मुख्य न्यायाधीश को वेतन कितना मिलता है, 2,50,000, और अन्य न्यायाधीश को कितना मिलता है, 2,25,000 मिलता है, 2,25,000 मिलता है। और आपसे पूछेंगे एक चीज क्लियर और हो जाए, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जाता है कि बताओ इनको 2,50,000 मिलता है, हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को कितना मिलता है, 2,50,000 मिलता है। तो बताओ हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को जो वेतन मिलता है वो सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों के समान मिलता है, सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों के समान मिलता है, सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों के समान मिलता है। अब मैं आपको बता दूं सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को कितना मिलता है, तो सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश है उसको 2,80,000 मिलता है, 2,80,000 मिलता है। और सुप्रीम कोर्ट का जो अन्य न्यायाधीश है, ये तो हो गया मुख्य न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीश को कितना मिलता है, 250 मिलता है। तो सुप्रीम कोर्ट के अन्य को जो मिलता है, सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश को जितना वेतन मिलता है उतना ही हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को मिलता है, हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को मिलता है। तो हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को वेतन किसके समान मिलता है, तो सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश के समान मिलता है। क्लियर हो गया। तो मैं यहां पे आपको समझाना चाह रहा था कि बताओ सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को 280 मिलता है और सुप्रीम कोर्ट के अन्य को कितना मिलता है, 250। हाईकोर्ट की बात करें तो हाईकोर्ट के मुख्य को कितना मिलता है, 250, और हाईकोर्ट के अन्य को कितना मिलता है, 225। तो ये देखिए हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को जो वेतन मिलता है वो सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश के समान मिलता है, सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश, क्यों सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को 280 मिलता है और अन्य को कितना मिलता है, 250, और ये 250 ही हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को मिलता है। तो हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को वेतन मिलता है सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश के समान मिलता है। तो आपसे पूछेंगे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को कितना मिलता है, 250, अन्य को कितना मिलता है, 225 मिलता है। वेतन कहां से दिया जाता है, राज्य के संचित निधि से, और पेंशन कहां से, भारत की संचित से। रिटायरमेंट के समय जितना इनका वेतन होता है, ठीक है, मूल वेतन होता है, ठीक है, बेसिक होता है, उसका 50% इनको क्या मिलती है, पेंशन मिलती है। और इनके वेतन भत्तों का कौन से यूनिवर्सिटी में, 2 में निर्धारण कौन करती है, संसद करती है। और आपको मैं बता दूं बहुत इंपॉर्टेंट बात, यदि एक बार इनकी नियुक्ति हो जाती है तो नियुक्ति के बाद इनके वेतन भत्तों में अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। तो आपसे पूछेंगे नियुक्ति के बाद इनके वेतन भत्तों में अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ऐसा नहीं नियुक्ति के समय 2,50,000 देते हैं, ठीक है, और नियुक्ति करने के 6 महीने बाद बोल देते हैं इनको आपको 2 लाख ही मिलेंगे, ऐसा नहीं है। नियुक्ति के बाद वेतन भत्तों में अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। नियुक्ति के बाद वेतन भत्तों में अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता, अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। तो नियुक्ति के बाद इनके वेतन भत्तों में अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ये आपको बहुत क्लियर होना चाहिए कि नियुक्ति के बाद इनके वेतन भत्तों में अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता, ठीक है। अब देखिए लेकिन एक की पॉइंट है जो आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। आर्टिकल 360(4)
360 में वित्तीय आपातकाल है, 352 राष्ट्रीय आपातकाल, 356 राष्ट्रपति शासन और 360 वित्तीय आपातकाल। 360 4 में लिखा है यदि वित्तीय आपातकाल लगता है, वित्तीय आपातकाल के दौरान इनके वेतन भत्तों में कटौती की जा सकती है, इनके वेतन भत्तों में कटौती की जा सकती है। वित्तीय आपातकाल के दौरान इनके वेतन भत्तों में कटौती की जा सकती है। तो एक चीज तो क्लियर हो जाए कि मैंने कहा था कि नियुक्ति के बाद इनके वेतन भत्तों में लाभकारी परिवर्तन नहीं हो सकता, लेकिन यदि वित्तीय आपातकाल लग जाए, फाइनेंशियल इमरजेंसी लग जाए, तो इनके वेतन भत्तों में कटौती की जा सकती है। यह बात कहां लिखी है? 360 क्लोज 4 में लिखी है। कहां लिखी है बताओ? 360 क्लोज 4 में लिखी है। क्लियर हो गया होगा वेतन भत्तों से रिलेटेड। अब देखिए नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं इसमें आर्टिकल 222। आर्टिकल 222 में क्या है? स्थानांतरण है। हाईकोर्ट के न्यायाधीशों का क्या बताओ? स्थानांतरण, यानी ट्रांसफर की बात करता है। हाईकोर्ट के न्यायाधीशों का ट्रांसफर या स्थानांतरण की बात करता है। हाईकोर्ट के न्यायाधीशों का ट्रांसफर या स्थानांतरण की बात करता है। तो सोचिए हाईकोर्ट के न्यायाधीशों का ट्रांसफर करता कौन है? राष्ट्रपति करता है। कौन करता बताओ? राष्ट्रपति करता है। हाईकोर्ट के न्यायाधीशों का ट्रांसफर कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। हाईकोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है, त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को, हटाता भी राष्ट्रपति है, आयु का संबंधी विवाद का निदान भी राष्ट्रपति करता है, ट्रांसफर भी राष्ट्रपति करता है, लेकिन शपथ राज्यपाल दिलाता है। ये मैं आपका रिवीजन करा रहा हूं जो आपको क्लियर होना जरूरी है। तो आपसे पूछेंगे इनका ट्रांसफर करता कौन है? तो इनका ट्रांसफर कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। किस आर्टिकल के तहत? 222, यानी दो बार ट्रांसफर हो जाता है इनका, एक ही महीने में दो बार ट्रांसफर हो जाएगा। तो ऐसे आ रहे हैं 2-2-2, ठीक है। तो इनका ट्रांसफर करता कौन है? राष्ट्रपति करता है। क्लियर हो गया। अब आपसे पूछता है राष्ट्रपति किसकी सिफारिश पे करता है? कॉलेजियम की सिफारिश पे। किसकी सिफारिश पे? राष्ट्रपति किसकी सिफारिश पे करता है? कॉलेजियम की सिफारिश पे। कॉलेजियम की सिफारिश पे। तो राष्ट्रपति किसकी सिफारिश पे करता है? कॉलेजियम की सिफारिश पर। कॉलेजियम की सिफारिश पे। अब देखिए बताओ राष्ट्रपति करेगा, लेकिन राष्ट्रपति किससे पूछेगा? तो बताओ कॉलेजियम में कौन होगा? तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके ट्रांसफर करेगा। तो कौन है? राष्ट्रपति करेगा, लेकिन राष्ट्रपति किससे पूछेगा? राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करेगा, यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करेगा। क्या भारत का मुख्य न्यायाधीश अकेला ही परामर्श देगा? नहीं, भारत का जो मुख्य न्यायाधीश है भी वो भी 4 वरिष्ठ न्यायाधीशों से परामर्श करेगा। अपने 4 जो सीनियर है 4 वरिष्ठ न्यायाधीशों से परामर्श करेगा। 4 वरिष्ठ न्यायाधीशों से परामर्श करेगा। 4 वरिष्ठ न्यायाधीशों से क्या करेगा? परामर्श करेगा। और किससे परामर्श करेगा? देखिए मान लीजिए राजस्थान हाईकोर्ट के किसी न्यायाधीश का ट्रांसफर हो रहा है, गुजरात हाईकोर्ट हो रहा है। राजस्थान हाईकोर्ट के किसी न्यायाधीश का ट्रांसफर कहां हो रहा है? गुजरात हाईकोर्ट हो रहा है। कहां हो रहा है? गुजरात हाईकोर्ट। तो एक चीज यहां पे क्लियर हो जाए, ठीक है। राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश का ट्रांसफर करें तो राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से पूछा जाएगा। राजस्थान हाईकोर्ट के अन्य न्यायाधीश का कर रहे हैं तो राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से भी पूछा जाएगा। और यदि गुजरात हाईकोर्ट कर रहे हैं, राजस्थान हाईकोर्ट के अन्य न्यायाधीश का गुजरात हाईकोर्ट में कर रहे हैं तो गुजरात हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से भी पूछा जाएगा। तो जहां से ट्रांसफर किया जा रहा है और जहां किया जा रहा है, राजस्थान से गुजरात किया जा रहा है, तो एक तो राजस्थान वाले मुख्य न्यायाधीश को और एक गुजरात वाले मुख्य न्यायाधीश को भी पूछा जाएगा, क्योंकि वो अन्य न्यायाधीशों का ट्रांसफर हो रहा है। किसका हो रहा है? अन्य न्यायाधीशों का, ठीक है। तो आपसे पूछेंगे 2 हाईकोर्ट के न्यायाधीशों से भी पूछा जाएगा। 2 हाईकोर्ट के न्यायाधीशों से 2 कौन से? जहां से किया जा रहा है, जैसे राजस्थान से किया जा रहा है, और जहां किया जा रहा है जैसे गुजरात किया जा रहा है, तो राजस्थान और गुजरात दोनों वाले हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से पूछा, हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों से पूछा जाएगा, मुख्य न्यायाधीश से पूछा जाएगा। तो बताओ आपसे कोई पूछ ले ट्रांसफर करता कौन है? राष्ट्रपति करता है। किसकी सिफारिश पर? कॉलेजियम की सिफारिश पर। अब राष्ट्रपति करेगा, लेकिन राष्ट्रपति किससे परामर्श लेगा? तो सुप्रीम भारत के मुख्य न्यायाधीश से लेगा। भारत का मुख्य न्यायाधीश क्या अकेला परामर्श देगा? नहीं, वो 4 और अपने सीनियर से सलाह लेगा, और वो 4 सीनियर से तो सलाह लेगा ही लेगा, और 2 उनसे भी सलाह लेगा जहां से ट्रांसफर किया जा रहा है और जहां के लिए किया जा रहा है, जहां से किया जा रहा है और जहां के लिए किया जा रहा है। जैसे राजस्थान से किया जा रहा है गुजरात के लिए, ठीक है, तो उनके मुख्य न्यायाधीश से भी पूछा जाएगा। तो बताओ एक तो मुख्य न्यायाधीश हो गया सुप्रीम कोर्ट का, और ये 6 और हो गए, सॉरी 6 ये हो गए, तो 1 और ये कितने हो गए बताओ? 6 हो गए। कितने हो गए? 6। और इसे बोलते हैं कॉलेजियम, 1 + 4। सुप्रीम कोर्ट का एक मुख्य न्यायाधीश और 4 अन्य न्यायाधीश, 1 + 4, इसको बोलते हैं कॉलेजियम। और साथ ही साथ आपको पता है यदि अन्य न्यायाधीशों का कर रहे हैं तो दोनों राज्यों के मुख्य न्यायाधीश से भी पूछा जाएगा। तो आपसे सिंपल याद करना है, बहुत इजी क्वेश्चन। यदि ये प्रोसेस नहीं पूछे
प्रोसेस नहीं पूछी जाएगी, आपसे यह पूछा जाएगा कि हाईकोर्ट के न्यायाधीश के ट्रांसफर की बात किस आर्टिकल में, 222 में। करता कौन है? राष्ट्रपति। किसकी सिफारिश पर? कॉलेजियम की सिफारिश पर। कॉलेजियम में आपको एक मुख्य न्यायाधीश होता है सुप्रीम कोर्ट का, 4 सीनियर न्यायाधीश होते हैं और 2 जहां से किया जा रहा है और जहां किया जा रहा है उनसे भी पूछा जाएगा। यह पूरी प्रोसेस आपको पता होना जरूरी है। नेक्स्ट आर्टिकल जो आपको पता होना बहुत जरूरी है, आर्टिकल है 223। आर्टिकल 223 में क्या लिखा है? यदि मान लीजिए हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नहीं होता है, हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नहीं होता है, तो बताओ मुख्य न्यायाधीश नहीं होगा तो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होगी। जैसे मान लीजिए राष्ट्रपति नहीं होता है तो उपराष्ट्रपति को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया जाता है, और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों नहीं होते हैं, ठीक है, तो आपको पता है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को क्या बनाया जाता है? कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया जाता है। जिसे आपसे पूछा जाता है, इसी प्रकार आपसे पूछा जाता है प्रधानमंत्री नहीं होता तो कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनता है, ठीक है। यदि राज्यपाल नहीं होता है तो हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को आपको पता कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में काम करता है। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। यदि मान लीजिए राजस्थान हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नहीं है, उसका पद, उसने त्यागपत्र दे दिया, उसका पद रिक्त हो गया या सुप्रीम कोर्ट में उसका ट्रांसफर हो गया, ठीक है, तो उस कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर हो जाए, त्यागपत्र दे दे या आपका पद रिक्त हो जाए, उस कंडीशन में आपको होता है कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बनाया जाएगा। तो मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में क्या बनाया जाता है? कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बनाया जाता है। तो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश का पद किसमें है? कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश। तो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के पद का उल्लेख किसमें मिलता है? तो आपसे कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के पद का उल्लेख किसमें मिलता है? 223 में मिलता है। कब बनाया जाता है कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश? तो मैंने बताया कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश कब बनाया जाता है? हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त होने पर, हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त होने पर। यदि हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का पद क्या हो गया? रिक्त हो गया होने पर, हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो गया, जब मुख्य न्यायाधीश का पद हो गया, रिक्त हो गया, तो क्या बनाएंगे बताओ? कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बनाएंगे। तो कौन बनाएगा? कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भी कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि इनकी नियुक्ति, हाईकोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। जब न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है तो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भी कौन करेगा? राष्ट्रपति द्वारा। तो इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी बताओ? नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? राष्ट्रपति द्वारा। किस में से राष्ट्रपति किसको बनाएगा? तो बताओ आप सोचिए, अन्य न्यायाधीशों में से किसी एक को, अन्य न्यायाधीशों में से किसी एक को, अन्य न्यायाधीशों में से किसी एक को। उसमें आपसे पूछेंगे यहां सीनियर होना जरूरी नहीं है, ऐसे नहीं, जो शेष बचे न्यायाधीश है उनमें से सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश को नहीं, वरिष्ठ का होना जरूरी नहीं है, किसी एक को बनाया जा सकता है। जैसे राजस्थान में स्वीकृत न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? 50 है, ठीक है। तो राजस्थान में एक मुख्य न्यायाधीश होता है और 49 अन्य न्यायाधीश होते हैं। ये मुख्य न्यायाधीश और 49 अन्य न्यायाधीश होते हैं। यदि मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो गया, मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो गया, तो 49 में से किसी भी एक व्यक्ति को राष्ट्रपति क्या बना देगा? कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बना देगा। तो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। किसको बनाया जाता है? तो बताओ अन्य न्यायाधीशों में से किसी एक को बनाया जा सकता है। यहां सीनियरिटी का आपको तो होना जरूरी नहीं है, ठीक है। तो आपसे कोई पूछेंगे कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश का उल्लेख किसमें? 223 में। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश कब बनाया जाता है? जब मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो जाता है, तब राष्ट्रपति के द्वारा कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। और किसे बनाया जाता है? अन्य न्यायाधीशों में से किसी एक को बनाया जाता है। यहां वरिष्ठता का होना जरूरी नहीं है। वरिष्ठ को बनाया जाए, सबसे सीनियर को बनाया जाना यह जरूरी नहीं है। तो ये सारी चीजें भी आपको क्लियर होनी चाहिए। अब आपसे पूछा जाता है कि बताओ 223 आपका क्लियर हो गया, 224 देख लेते हैं। आर्टिकल 224 में क्या लिखा है? आर्टिकल 224, तो 224 बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम कई बार अपर न्यायाधीश का उल्लेख है। किसका उल्लेख बताओ? अपर न्यायाधीश का उल्लेख है। अपर बोल दो या कार्यकारी न्यायाधीश का उल्लेख है। अपर या कार्यकारी न्यायाधीश का उल्लेख है। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछता है, अपर न्यायाधीश का उल्लेख किस आर्टिकल में? तो अपर न्यायाधीश का उल्लेख किस आर्टिकल में? 224 में। ये पता होना चाहिए। अपर न्यायाधीश का उल्लेख किस आर्टिकल में? 224 में। अपर न्यायाधीश बहुत बार पूछाता है। अपर न्यायाधीशों की नियुक्ति केवल और केवल कहां होती है? हाईकोर्ट में ही होती है। तो याद कर लें, अपर न्यायाधीशों की नियुक्ति, अपर न्यायाधीशों की नियुक्ति, अपर न्यायाधीशों की नियुक्ति, अपर न्यायाधीशों की नियुक्ति केवल हाईकोर्ट में की जाती है। केवल और केवल, केवल और केवल हाईकोर्ट में की जाती है। अपर न्यायाधीशों की नियुक्ति केवल और केवल कहां बताओ? हाईकोर्ट में की जाती है। हाईकोर्ट में की जाती है। तो आपसे अपर न्यायाधीश कहां नियुक्त किए जाते हैं? तो अपर न्यायाधीश केवल और केवल कहां बताओ? हाईकोर्ट में नियुक्त किया जाता है। कहां नियुक्त किए जाते हैं? हाईकोर्ट में। तो बताओ आपसे पूछेंगे हाईकोर्ट में नियुक्त किए जाते हैं, इनकी नियुक्तिकर्ता कौन है? हाईकोर्ट में नियुक्त किए जाते हैं, तो इनकी नियुक्तिकर्ता कौन है? तो इनकी नियुक्ति आपसे कोई पूछ ले कि अपर न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? बहुत प्यारा क्वेश्चन है कि अपर न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो अपर न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। नियुक्तिकर्ता कौन है बताओ?
जब मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है, अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है, तो अपर न्यायाधीश की नियुक्ति भी कौन करेगा? राष्ट्रपति करता है। अपर न्यायाधीश की नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है, क्यों नियुक्त किए जाते हैं अपर न्यायाधीश? यदि हाईकोर्ट में कार्यभार बढ़ जाता है, हाईकोर्ट में कार्यभार बढ़ जाता है, तो हाईकोर्ट में कार्यभार बढ़ने पर, हाईकोर्ट में जब आपको होता है अतिरिक्त वर्कलोड बढ़ जाता है, मुकदमों की संख्या, पेंडिंग मुकदमों की संख्या ज्यादा बढ़ जाती है, तब आपको होता है अपर न्यायाधीश नियुक्त किए जाते हैं। तो अपर न्यायाधीश की नियुक्ति कहां होती है? तो केवल और केवल कहां होती है बताओ? हाईकोर्ट में होती है। नियुक्तिकर्ता कौन है? राष्ट्रपति। बताओ क्यों की जाती है? कार्यभार बढ़ने पर। और कितने वर्ष की अवधि के लिए? 2 वर्ष के लिए। अधिकतम ये 2 वर्ष के लिए होते हैं। मैक्सिमम कितने वर्ष के लिए होते हैं? ये अधिकतम 2 वर्ष के लिए नियुक्त किए जाते हैं। तो अपर न्यायाधीश अधिकतम कितने वर्ष के लिए नियुक्त किए जाते हैं? 2 वर्ष के लिए नियुक्त किए जाते हैं। तो एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तदर्थ न्यायाधीशों के बारे में जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं आप कि बताओ, जिस प्रकार हाईकोर्ट में अपर न्यायाधीश की नियुक्ति होती है, उसी प्रकार सुप्रीम कोर्ट में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है। सुप्रीम कोर्ट में किसकी बताओ? तदर्थ न्यायाधीश। तदर्थ न्यायाधीश केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त किए जाते हैं। किस आर्टिकल के तहत? और यह प्रावधान कहां से लिया गया? जैसे अपर न्यायाधीश केवल और केवल हाईकोर्ट में नियुक्त किए जाते हैं। किस आर्टिकल के तहत? 224 के तहत। तो बताओ, तदर्थ न्यायाधीश केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त किए जाते हैं। किस आर्टिकल के तहत? और यह प्रावधान कहां से लिया गया? जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स बताएं, देखते हैं सुप्रीम कोर्ट की कितनी आपको समझ है। चलें आगे की ओर बढ़ते हैं। 224A में क्या लिखा है? 224 हो गया। अब 224A की बात कर लेते हैं। 224, जब आपको कहीं भी ABCD ऐसा लिखा हुआ मिल जाए, के मिल जाए, इसका मतलब ये मूल संविधान में आर्टिकल नहीं था, ये बाद में जोड़ा गया था। ये बाद में, मूल संविधान में तो डायरेक्ट 395 में लिखे गए थे। तो जहां के मिल जाए या फिर ABCD लिख जाए, ऐसा लिख जाए, दिखा हुआ मिल जाए, तो आप समझ लीजिए बाद में जोड़ा गया। तो ये आर्टिकल बाद में जोड़ा गया था। ये आर्टिकल बाद में जोड़ा गया। जोड़ने के लिए संविधान में क्या करते हैं? संशोधन। तो ये 15वें संविधान संशोधन, 15वें संविधान संशोधन 1963 द्वारा जोड़ा गया। 1963 द्वारा जोड़ा गया। तो ये जो आर्टिकल है, ये 15वें संविधान संशोधन 1963 द्वारा जोड़ा गया। इसमें क्या प्रावधान किया गया? सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की पुनः नियुक्ति, 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 सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की पुनः नियुक्ति। अब इसको समझ लीजिए क्या है सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की पुनः नियुक्ति। यदि मान लीजिए हाईकोर्ट में मुकदमों की संख्या ज्यादा बढ़ गई और न्यायाधीशों की जो स्वीकृत संख्या है वो पूरी नहीं है, ठीक है, मान लीजिए 50 हाईकोर्ट, राजस्थान हाईकोर्ट में 50 न्यायाधीश स्वीकृत संख्या है और राजस्थान हाईकोर्ट में अभी 8% में 27 ही न्यायाधीश है। तो बताओ, न्यायाधीश की संख्या पूरी नहीं है, न्यायाधीशों की संख्या, आपको न्यायाधीशों के पद रिक्त है, ठीक है, और मुकदमों की संख्या बढ़ रही है, पेंडिंग मुकदमों की संख्या लगातार बढ़ रही है। तो इस कंडीशन में क्या कर सकते हैं? इस कंडीशन में जो रिटायर्ड हो गए, ठीक है, जो रिटायर्ड न्यायाधीश है उनको वापस बुलाया जा सकता है। तो हाईकोर्ट के रिटायर्ड न्यायाधीशों को पुनः बुलाया जा सकता है। तो ये चीज क्लियर हो जाए। जो आपको कई बार देखो, आप सरकारी स्कूल में पढ़े होंगे, सरकारी स्कूल में टीचरों की कमी हो जाती थी तो पैरा टीचर्स लगाए जाते थे और पैरा टीचर्स में भी उनको बुलाया जाता था, जो रिटायर्ड हो गए उनको वापस सेवा के लिए बुलाया जाता था, ठीक है, और उनको वही वेतन मिलते थे जो वर्तमान में आपको न्यायाधीशों को मिलते हैं, लेकिन वो न्यायाधीशों के आपको होता है पद के रूप में काउंट नहीं किए जाते। तो आपसे कोई पूछ ले, बहुत प्यारा क्वेश्चन है कि बताओ, हाईकोर्ट में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की पुनः नियुक्ति किस आर्टिकल के तहत की जाती है? 224A के तहत की जाती है। यह प्रावधान किस संशोधन में किया गया? 15वें संविधान संशोधन के द्वारा। सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की पुनः नियुक्ति करता कौन है? तो सेवानिवृत्त न्यायाधीश की पुनः नियुक्ति कौन करेगा? हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश करेगा। हाईकोर्ट का मुख्य नियुक्ति करेगा कौन? रिटायर्ड जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश है उनकी पुनः नियुक्ति करेगा कौन? हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश करेगा। लेकिन इसको परामर्श लेना पड़ेगा किससे बताओ? राष्ट्रपति से, राष्ट्रपति के परामर्श से। तो ये राष्ट्रपति से परामर्श लेके हाईकोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है वो आपको होता है सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को पुनः सेवा पर बुला सकता है। मान लीजिए हाईकोर्ट में कार्यभार बढ़ गया, न्यायाधीशों के पद रिक्त हैं, तो हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति से परामर्श लेके आपको सेवानिवृत्त न्यायाधीश को पुनः नियुक्त कर सकता है। और सेवानिवृत्त न्यायाधीश यदि वापस आते हैं तो उनको वही वेतन भत्ते मिलते हैं जो वर्तमान आपको न्यायाधीशों को मिलते हैं, लेकिन उन्हें न्यायाधीशों के पद के रूप में काउंट नहीं किया जाता। यह चीज आपको क्लियर होनी चाहिए कि उन्हें न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नहीं समझा जाता, बाकी वेतन भत्ते शक्तियां वही उनको मिलती है, विशेषाधिकार वही मिलते हैं। क्लियर हो गया? 224 225 आर्टिकल 225 बड़ा इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 225 में क्या लिखा है? तो आर्टिकल 225 में स्पष्ट रूप से लिखा गया है, ठीक है, क्षेत्राधिकार, कि हाईकोर्ट का क्षेत्राधिकार। अब हाईकोर्ट का क्षेत्राधिकार कितना होगा, ठीक है, उसके बारे में स्पष्ट रूप से यहां बताया गया है, ठीक है। तो हाईकोर्ट के क्षेत्राधिकार के बारे में बात की गई है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है? हाईकोर्ट का क्षेत्राधिकार, हाईकोर्ट का क्षेत्राधिकार, हाईकोर्ट का क्षेत्राधिकार।
अब आपसे कोई पूछेंगे किसी भी हाईकोर्ट का क्षेत्राधिकार कितना है, ठीक है। तो मान लीजिए हाईकोर्ट है, तो हाईकोर्ट बताओ राज्य का शीर्ष न्यायालय होता है, राज्य का शीर्ष न्यायालय होता है, राज्य का शीर्ष न्यायालय होता है। तो हाईकोर्ट अब बताओ क्या होता है, राज्य का क्या होता है बताओ, शीर्ष न्यायालय होता है, ये राज्य का सबसे बड़ा न्यायालय होता है। तो बताओ हाईकोर्ट होता कहाँ है, राज्य में होता है। तो हाईकोर्ट का क्षेत्राधिकार, हाईकोर्ट का जो एरिया होगा वो क्षेत्राधिकार कहाँ होगा, संपूर्ण राज्य, क्षेत्राधिकार कहाँ होगा, संपूर्ण राज्य होगा। हाईकोर्ट का क्षेत्राधिकार कहाँ होगा, संपूर्ण राज्य में होगा। कहाँ होगा बताओ, संपूर्ण राज्य में, ठीक है। तो हाईकोर्ट का जिस हाईकोर्ट, राजस्थान हाईकोर्ट का क्षेत्राधिकार कहाँ है, तो संपूर्ण राजस्थान में। राजस्थान हाईकोर्ट का क्षेत्राधिकार कहाँ है, संपूर्ण राजस्थान में। गुजरात हाईकोर्ट का तो संपूर्ण गुजरात में। तो बताओ इसका क्षेत्राधिकार कहाँ होता है, तो संपूर्ण राज्य में होता है। अब आपसे पूछेंगे इसके क्षेत्राधिकार और शक्तियों का निर्धारण करता कौन है, किसी भी हाईकोर्ट का क्षेत्राधिकार कितना होगा, ठीक है, किस किस एरिया में होगा, इसका निर्धारण कौन करता है। तो हाईकोर्ट के क्षेत्राधिकार का निर्धारण कौन करता है, संसद करती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, किसी भी हाईकोर्ट का क्षेत्राधिकार कितना होगा, उसके क्षेत्राधिकार में कौन कौन से राज्य आएंगे, उसके क्षेत्राधिकार में कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश आएंगे, इसका निर्धारण कौन करती है, संसद करती है, ठीक है। तो किसी भी हाईकोर्ट के क्षेत्राधिकार का निर्धारण कौन करती है, संसद करती है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपसे कोई पूछेंगे हाईकोर्ट के क्षेत्राधिकार का उल्लेख किस आर्टिकल में, 225 में। हाईकोर्ट के क्षेत्राधिकार का निर्धारण कौन करती है, संसद। संसद चाहे तो किसी भी हाईकोर्ट का क्षेत्राधिकार बढ़ा भी सकती है और घटा भी सकती है। क्लियर हो गया। अब देखिए आपसे एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बता देता हूं, जो हाईकोर्ट का न्यायाधीश है, हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, ये दो प्रकार के कार्य करता है, दोहरी भूमिका निभाता है। हाईकोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है ये दोहरी भूमिका निभाता है। कैसी भूमिका निभाता है बताओ, दोहरी भूमिका निभाता है। तो हाईकोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है ये कैसी भूमिका निभाता है बताओ, दोहरी भूमिका निभाता है। हाईकोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है वो कैसी भूमिका निभाता है, दोहरी भूमिका। कैसे, वो न्यायिक कार्य भी करता है, क्या करता है बताओ, न्यायिक भूमिका भी निभाता है, न्यायिक कार्य भी करता है, और दूसरा प्रशासनिक कार्य भी करता है, प्रशासनिक भूमिका भी निभाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत अच्छी बात आपको सीखने को मिल रही है यहाँ पर, जो आपको पता नहीं होगी अधिकांश विद्यार्थी को। तो हाईकोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है एक तो न्यायिक भूमिका निभाता है और एक प्रशासनिक भूमिका निभाता है, यानी वो न्यायिक कार्य भी करता है। न्यायिक कार्य कैसे, आपको पता है हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश है तो बताओ वो आपको पता है विभिन्न प्रकार की अपीलें सुनता है, न्यायिक निर्णय देने का काम करता है। प्रशासनिक कैसे काम करता है, तो हाईकोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है, हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अधीनस्थ न्यायालयों के आपको अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति करता है, उन पे प्रशासनिक नियंत्रण रखता है, ठीक है, उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकता है। तो बताओ उनके अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति करता है, तो नियुक्ति करने वाला कौन सा काम है, प्रशासनिक काम। आपको पता है सुप्रीम कोर्ट अपने अधिकारियों कर्मचारियों की नियुक्ति स्वयं ही करता है, हाईकोर्ट भी अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति स्वयं भी करता है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति कौन करता है, हाईकोर्ट करता है, हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश करता है। इसका मतलब हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति करता है, इसका मतलब वो प्रशासनिक कार्य करता है। कौन सा काम करता है, प्रशासनिक कार्य करता है, ठीक है। तो हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश न्यायिक कार्य भी करता है और न्यायिक निर्णय देने का काम भी करता है और प्रशासनिक कार्य भी करता है। इसका मतलब हाईकोर्ट का न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश दोहरी भूमिका निभाता है। यहां जो क्वेश्चन बनेगा, जब हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश प्रशासनिक कार्य कर रहा होता है तो वो अन्य न्यायाधीशों की रिट अधिकारिता में आता है, अन्य न्यायाधीशों की रिट अधिकारिता में आता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, अन्य न्यायाधीशों की रिट अधिकारिता में आता है, रिट अधिकारिता में आता है, रिट अधिकारिता में आता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, अधिकारिता में आता है। यदि मान लीजिए हाईकोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है जब वो प्रशासनिक कार्य कर रहा है तो वो हाईकोर्ट के जो अन्य न्यायाधीश है यदि वो रिट जारी करते हैं तो उसके अधिकार क्षेत्र में आता है, क्योंकि उस समय वो न्यायिक कार्य नहीं कर रहा है। हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश यदि वो न्यायिक कार्य करता है तब तो ठीक है, लेकिन जब वो प्रशासनिक कार्य करता है तो अन्य न्यायाधीशों द्वारा जारी गई रिट अधिकारिता में आता है। यदि अन्य न्यायाधीश कोई रिट जारी करता है तो वो उसके अधिकार क्षेत्र में आता है। कब आता है, जब वो प्रशासनिक कार्य कर रहा होता है, ठीक है। तो ये बात भी आपको पता होना जरूरी है। तो हमने आर्टिकल 225 तक कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में अपन 226 से शुरुआत करेंगे, जहां हाईकोर्ट की रिट जारी करने की शक्ति है और हाईकोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी करता है मूल अधिकारों का उल्लंघन होने पर। और यदि मान लीजिए आपसे कोई पूछ ले एक और अन्य रिट भी जारी करता है सिविल मामलों में, अंतरिम राहत रिट, तो हाईकोर्ट की रिट जारी करने की शक्ति ज्यादा होती है सुप्रीम कोर्ट से। कैसे होती है उसको एक्सप्लेन करेंगे और कौन कौन सी रिट जारी करता है और उनके संबंधित कौन कौन से क्वेश्चन पूछ जाते हैं उसको आगे देखेंगे।